ठीक है। तो बेटा आज हम लोग को देखो थोड़ा सा फास्टली करना है क्योंकि सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। तो चीजों को जल्दी जल्दी करना होगा। कल मैंने देख रहा था कि कल थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि चीजों को कैसे महसूस करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ग्राफिक्स और ये सब चीज लेके आया। देखो बेटा, आपको अगर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी बहुत ही स्पेसिफिक बात होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर। ठीक है, तो अभी जितना भी हम काम करेंगे कंडक्टर में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे कंडक्शंस होते हैं अलग अलग मॉड्यूल पे। ठीक है, तो जैसा कि कल मैंने कहा था कि हमारे पास मेटल के अंदर अगर मैं स्टोरी देखो, ये देखो इसका एक होता है कि जनरली जो मेटल वायर होता है उसके चारों तरफ एक इंसुलेटिंग वो लगी रहती है, क्या कहते हैं, इंसुलेटिंग कवरिंग। एक कवर होता है इंसुलेटिंग कवर का, आपने अपने वायर देखे होंगे घर पे। तो वो तो इसको कहते हैं नेकेड वायर। जब उसमें से पूरा आप निकाल देते हो और उसके अंदर सिर्फ मेटल जो रहता है वो उसको कहते हैं नेकेड वायर। जो नेकेड वायर नहीं रहते हैं उसके अंदर अगर हम देखने जाते हैं तो ये कवर निकाला और उस मेटल के अंदर देख रहे हैं हो क्या रहा है। ये जो रेड रेड देख रहे हैं उसको कहते हैं कर्नल। इसको कर्नल कहते हैं। इसको कल मैं याद करो कि कैटायन बोलने से बच रहा था, कोशिश कर रहा था कि नहीं बोलूं कैटायन, लेकिन मुझे ये वर्ड स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं याद नहीं आ रहा था। कर्नल इसको कहते हैं इसलिए क्योंकि कैटायन और एनायन जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है प्लस। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है +1 +2। बट इसके अंदर देखो कि यहां से जो इसका अगर मैं मॉड्यूल बनाऊं, जैसे आपके अंदर अभी देख रहे थे कॉपर के अंदर देख लो, कॉपर का आपने कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या लिखा था बताओ? 3 10 4 s1। 3D10 4s1। अब देखो 4s1 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, फोर्थ वाला जो हो गया वैलेंस सेल हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। राइट। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ये बाहर वाला जब एक सिंगल एटम रहेगा तो ऐसे बिहेव करता है। लेकिन क्या ये एक सिंगल है? नहीं सर, यहाँ का एटम बगल वाले नेबरिंग एटम से अब इंटरैक्ट भी करता है, और इंटरैक्शन में क्या होता है, ये वैलेंस वाला ये ऐसा बन जाता है, ये एक स्फीयर ना रह के ऐसा बन गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पे घूमते रहेंगे। ये 2 हुआ तो, फिर 3 हुआ तो सर और ऐसा बन जाएगा। ये क्या करते हैं, एक प्रकार से इसको बहुत डिटेल वे में सेमीकंडक्टर में देखेंगे, जब वैलेंस बॉन्ड वैलेंस बैंड देखेंगे और कंडक्टिंग बैंड देखेंगे उसके ऊपर बात होगी। तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, फ्री। अगर फ्री हो गए तो ये चार्ज कैरी कर सकते हैं। अगर हम इसके हमने देखा था कि जब भी हम क्या करेंगे, अगर हम कोई फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे तो क्या वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो क्या होता है हमेशा, Q टाइम C। ये तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से मालूम है। तो अगर हम एक फील्ड क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर एक फोर्स आएगा जो एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं है, ये फील्ड नहीं है, तो क्या कर रहा है, एक रैंडम मोशन हो रहा है। तो रैंडम मोशन में क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन लिया हमने, तो जितने इधर जा रहे हैं उतने उधर भी जा रहे हैं। तो आपका जो डेफिनेशन मैंने बनवाया था याद करो, जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पे जब बनवाया था इसी के लिए मैंने क्या लिखा था कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर है तो उससे नेट चार्ज कितना पास हो रहा है, नेट चार्ज कितना पास हो रहा है। ठीक है, नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर इसको मैं कहूं तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, एक में इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, नेट चार्ज कोई पास हो पा रहा है क्या, जब कोई बैटरी नहीं लग रखी है, यानी कोई फील्ड देने वाला नहीं है तो। और ये तो अभी 3 4 ही एटम लिए हैं, ये तो पूरा समंदर रहता है ऐसा भरा पड़ा। ये तो बहुत कम लिया है मैंने, बहुत भरा पड़ा रहता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि कोई नेट करंट नहीं बनता है जब बैटरी नहीं रहती है। तो कंडक्टिंग वायर के एक क्रॉस सेक्शन को हम लेते हैं, उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कोई चार्ज, नेट चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। जितना इधर जा रहा है उतना इधर भी चला जा रहा है, तो नेट इसके थ्रू फ्लो क्या है, 0। याद रखिएगा यही सेम चीज हमने आपको कहा था गॉस लॉ में, कि गॉस लॉ में जब हम लिखते हैं तो गॉसियन सरफेस के अंदर, जो गॉसियन सरफेस के अंदर वाले जो रीजन को गॉसियन रीजन कहते हैं, उस गॉसियन रीजन में कितना चार्ज रखा हुआ है। तो हम ये कहते हैं ये पाई नेट दिस इज इक्वल टू क्या कहते हैं, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, कहते हैं कि नहीं बेटा?
और ये जो फाई नेट होता है ये फाई इंटरिंग और फाई आउटगोइंग, इंटरिंग और आउटगोइंग। सर इंटरिंग और आउटगोइंग कैसे सर? अगर मान लो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, सपोज करो, और इसमें +2q है, इसके अंदर -q है, ठीक है। अब बताओ इसके कारण मैं अगर एक सरफेस एक ऐसा लेता हूं तो ये क्या करेगा? फील्ड प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव वाला, तो ऐसा रहेगा। इसका पॉजिटिव फील्ड होता है, तो पॉजिटिव फील्ड का कैसे बनाते हैं? जो होता है जनरली आउटवर्ड, मतलब इसको अभी एज्यूम करो कि दोनों बहुत दूर दूर है, अभी इस ऐसे एज्यूम करके, तो इसका अपना जो फील्ड बनाएगा जैसा भी बनाएगा ये हमेशा क्या करेगा? भेजेगा, इससे फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी, तो यहां से फ्लक्स क्या होगा? बाहर की ओर जा रहा है। लेकिन ये निगेटिव वाला क्या करेगा? बुलाएगा, कहेगा कि मेरे में टर्मिनेट हो जाओ आके, तो इसके कारण इंटर हो रहा है। तो नेट इसके कारण इस सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से कि इस क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज क्या पास हो रहा है, तो यहां पे याद रखो इंटरिंग वाले को हम पॉजिटिव वैल्यू देते थे, आउटगोइंग वाले को नेगेटिव वैल्यू देते थे। एक क्वेश्चन भी करवाया था कि फ्लक्स आउटगोइंग आपके पास 5 1 दे रखा है, इनकमिंग सॉरी ये इंटरिंग वाला 5 1 दे रखा है, आउटगोइंग वाला मतलब बाहर की ओर जा रहा है तो वो 5 2 दे रखा है, तो इसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे, इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे, और इन दोनों का तब सम लेंगे तो ये हो जाएगा नेट फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस या थ्रू दैट सरफेस। क्लोज सरफेस तब लेते हैं जब गॉसियन का हमें जरूरत पड़ता है, जब क्लोज सरफेस गॉस लॉ लगाने के लिए, कोई भी क्लोज सरफेस होगा तभी वो गॉसियन सरफेस बनेगा। तो सेम चीज इसमें भी यही लगती है, समझ गया? इस बात को दिख गया? Yes. ठीक है, दिख गया तो भैया। और ऐसे ही देखो इसका रैंडम मोशन रहता है अपना, इधर उधर उधर ऐसे कुछ। एवरेज क्या रहता है इसका? हमेशा 0 रहता है, एवरेज हमेशा 0 रहता है। और ये देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम देख रहे हैं कि भैया हम इसको बताओ इस क्रॉस सेक्शन से कितना गुजर रहा है, तो बोल रहे हैं कि भैया जितना जा रहा है आ भी रहा है। तो कोई करंट क्या है? नेट 0, नेट करंट इज थ्रू दिस एरिया, थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0। समझ में आ गया? दिख गया बेटा? ये कब है? जब बैटरी नहीं लगाई है, मैंने बैटरी नहीं लगा रखी, तब है ये सिचुएशन, ठीक है। अगर आ गया तो ये चीजें, और ये चीजें डेफिनेशन वाइज में देखिएगा। अब बैटरी लगने के बाद क्या होता है ये चीजें आज डिस्कस करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम की चीजें आएंगी, लेकिन इसको बहुत अच्छे से हम लोग एक अच्छे वे में देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको बोर्ड्स में भी हेल्प मिले इस चीज का, ठीक है। अगर ये सब चीजें हमने देख ली थी कि अच्छा इसके थ्रू, और इसको क्या करते हैं ना बेटा, एक और चीज मैं बता देता हूँ। जब हम क्या करेंगे ना, अब इस मॉड्यूल को क्या करेंगे, हमने तो पहले नेचर से क्या किया, बोला कि कंडक्टर को रीड करते हैं, चलो कंडक्टर को रीड किया, तो पहला मॉड्यूल दिया कि कंडक्टर के एटम्स आखिर में अरेंज कैसे हैं, तो ऐसा मॉडल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू अ मॉडल जहां पे हम ये कह दें कि इस कर्नल का कोई काम है ही नहीं। ये जो बैठे हुए रेड वाले क्यों बैठे हुए भैया, तुम्हारा काम क्या है? इस मॉड्यूल को फिर इक्विवेलेंट सिस्टम मानते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रेस्ट में ऐसे पड़े हुए, रेस्ट में पड़े हुए क्यों? अब अभी भी देख लो, अब इस क्रॉस सेक्शन से अगर मैं बोलूं, दोनों वे में सेम बात हो रही है कि नहीं? इसमें भी बोल रहा हूं कि नेट इस क्रॉस सेक्शन से I0 है, इससे भी बोलूं इस क्रॉस सेक्शन से I0 है। अगर इस पे भी ले लूं, इस पे भी ले लूं जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन रखे हुए, इस क्रॉस सेक्शन से भी I0 है। क्यों? क्योंकि पास तो नहीं हो रहा, उस पे पड़ा हुआ है ना, पास तो नहीं हो रहा है ना, तो ये मॉडल अब इसके बराबर हो जाएगा। और अगर फील्ड लगेगा तो ये सारे कुछ एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएंगे, इस मॉडल की तरफ हम मूव कर जाएंगे। देखो फिजिक्स में कुछ है नहीं, फिजिक्स में क्या करते हैं ना हम लोग, जैसे हम लोग गैसियस लॉ पढ़ते हैं, सारे कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक पोस्टुलेट के थ्रू एक मॉडल रखते हैं फिजिक्स का, कि देखो ऐसा ऐसा है मुझे जो दिख रहा है, तो उसको हम इस मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ये जो फेनोमेनन हैपनिंग हो रही है। और उस मॉडल में क्या करते हैं, इस मॉडल को क्रिएट करने के लिए कुछ सेट ऑफ पोस्टुलेट्स बनाते हैं कि ऐसा होगा। जैसे कि हम मान रहे हैं इस मॉडल में कि इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जितना इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा इधर जा रहा होगा, इसको सपोर्ट कैसे कहते हैं, इसको कहते हैं रैंडम मोशन है, इस कारण से ऐसा होता है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे मॉडल बना के उसको इस चीजों को एक्सप्लेन करते हैं।
लेकिन हमेशा मॉडल परफेक्ट नहीं होता, जिस कारण से डेविएशंस भी आते हैं, ठीक है। लेकिन वो डेविएशंस क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। अगर मान लो कि आपके मॉडल के हिसाब से आपको करंट बोल रहा है कि आपके पास आना चाहिए 4 एम्पियर, और आप रियलिटी में जाके एक्सपेरिमेंट करके देखते हो तो बोलते हो सर आंसर आ रहा है 0.1 एम्पियर, ये आंसर कह रहे हो। क्या ये डेविएशन 0.1 इसके सामने बहुत इनसिग्निफिकेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको क्या कह देते कि चलो यार इसको इसी मॉडल के थ्रू समझते हैं। लेकिन यही काम तो आइडियल गैस में हुआ था। आइडियल गैस में हम किए थे, ठीक है, प्रेशर निकालते थे, वॉल्यूम निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, टेम्परेचर निकालते थे, बोलते थे पीवी इक्वल टू एनआरटी से मैच हो रहा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा डेविएशन आ रहा है इस मॉडल से। अगर मैं प्रेशर निकाल रहा हूँ, एक सर्टेन वॉल्यूम एन है आपके पास, टेम्परेचर ऑफ द गैस दे रखा है और वॉल्यूम उस कंटेनर का दे रखा है, तो प्रेशर मैं निकाल रहा हूं, तो वो जो प्रेशर मैं एक्सपेरिमेंटली निकाल रहा हूं उसके साथ मैच हो रहा है, लेकिन थोड़ा डेविएशन आ रहा है। इसी के लिए तो फिर वंडरवॉल साहब आए, अरे भैया डेविएशन हम नहीं जाने देंगे, हम डेविएशन को भी फिक्स करेंगे और छोटा करेंगे, और वो क्या होता है, परफेक्ट मॉडल की तरफ बढ़ते जाता है। तो फिजिक्स कुछ है नहीं, बस मॉडलिंग है चीजों का, ठीक है। यही कैपेसिटर में काम किए, पैरेलल प्लेट है, लेकिन इसको क्या मान लिया कि इनफिनाइट शीट की तरह है। अपना एक पैरेलल प्लेट का क्या है, हमने एक मॉडल दे दिया कि इसको हम इनफिनाइट शीट की तरह बिहेव करेंगे। फिर इनफिनाइट शीट होगा तब इसके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट होगी, इस शीट के कारण, इस प्लेट के कारण। तो ये मॉडल मॉडल बनाना वाला काम होता है, ठीक है। अगर आप ये बात समझ गए थे तो एक बात बताओ, ये क्वेश्चंस का और ये चीजें हमने रख दी थी। 1 एम्पियर को हमने डिफाइन किया था, जब 1 कूलम 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से पास होता है तो उसको कहेंगे 1 एम्पियर। और यहां रखिए 1 कूलम है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर आपको उस समय दिमाग खुले, ठीक है। एम्पियर इसका क्या है, ऐसा ही यूनिट है। क्रॉस सेक्शन से अगर हम देखें कि 1 एम्पियर को डिफाइन करने जाते हैं तो 1 कूलम 1 क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में अगर गुजर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, 1 एम्पियर का करंट है उस क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। और हमेशा हमने देखा है कि डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन होता उल्टा है सर। हमने जब मैथमेटिकली मॉडलिंग की है तो उसमें देखा है कि फ्री कौन है, चार्ज कैरियर या है कौन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, प्रोटॉन का नहीं होता। लेकिन हम इसको मानेंगे और कह देंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर ऐसा है तो ये क्वेश्चन कीजिए, ये एक छोटा सा नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। आपको मैं पहले बता देता हूं, अ फ्लो ऑफ 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन अ कंडक्टिंग वायर constitutes a current of, तो ठीक है, constitutes a current of, अगर एक क्रॉस सेक्शन है इसके थ्रू 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए, इसके थ्रू 10 टू द पावर 7। तो बताइए आई क्या होगा, बताओ कैसे करना चाहिए। ट्राई करो, अगर गलती करोगे तो मैं यहां बैठा हूं सुधारूंगा तुम्हें, लेकिन ट्राई करो क्योंकि तुम्हें एग्जामिनेशन में ट्राई करना है। आपको मैंने क्या बोला था कि आई का डेफिनेशन क्या होता है, अगर मैं इसको बोलूं dq बाई dt, और एवरेज में मैं बात करूं तो सर अगर मान लो कि सर एवरेज का बात करोगे, आइए इंस्टेंटेनियस है, अगर एवरेज का बात करोगे सर तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हो जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब ये डेल्टा क्यू है क्या सर, चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दिस वन। हमें दे क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है। हम कैसे निकालेंगे किसके थ्रू चार्ज कितना पास हुआ है, तो आप बोलोगे 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इतना चार्ज उस क्रॉस सेक्शन से पास हुआ है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो ये आई आना चाहिए कि नहीं, बोलिए।
ये आई आना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. और ये Yes, sir. सी बाई एस क्या हो जाएगा? सी बाई एस क्या हो जाएगा? एम्पियर बन जाएगा। तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा। हम इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हमारा जो डेफिनेशन है वो बहुत जेनरिक है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रोलाइट्स का जब हम कभी, इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं कहाँ, जहाँ पे फैराडे लॉ लगता है और बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको केमिस्ट्री में होता है, वहां पे दोनों चीज पास हो रही है। तो आप बोलोगे कितना नेट चार्ज पास हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि कोई +2 पास हो रहा है इधर, और कोई माइनस -1, ये +2 मतलब इस सेंस में कि +2 इलेक्ट्रॉन, ये +2 प्रोटॉन इधर पास हो रहा है। सपोज कीजिए एक एक ये समझिए कि एक कैटायन इधर फ्लो कर रहा है जिसके ऊपर +2 ई चार्ज है, और एक इधर से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, ई उसका चार्ज है लेकिन माइनस है। तो यहां से क्रॉस सेक्शन से हम देखेंगे कितना पास हो रहा है भैया। ये इधर वाला पॉजिटिव वाला इधर दे देंगे, निगेटिव वाला ये वैल्यू बना देंगे, और इसके बाद आई लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमें लिए इंपॉर्टेंट होता है, चार्ज कितना पास करे, ना कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई भी चीज पास करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चार्ज चाहिए, कितना चार्ज उस क्रॉस सेक्शन से पास हुआ है, तभी जाके हम करंट बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, इसको मैंने आपको इसलिए दे दिया कि आप समझ सको कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए वही n टाइम्स e हो गया, ये देखिए आपके पास 1.6 × 10⁻12 एम्पियर, जो कि बहुत छोटा करंट है, वो बन के आएगा। ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. और हमने डायरेक्शन ऑफ करंट ये सब बातें कर ली थी। ये देखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है, कन्वेंशनल करंट, और ये एक डेफिनेशन हमने रखा था जे का। हमने पहला डेफिनेशन क्या रखा था? पहला डेफिनेशन रखा है I = dq/dt। दूसरा डेफिनेशन क्या रखा था बेटा? I = j.ds। ये दो डेफिनेशन रखे थे, ये दो डेफिनेशन है, इसको आप मान लीजिए होगा। हाँ, इससे बहुत सारी चीजें डेराइव करेंगे, ओहम्स लॉ तक प्रूव करेंगे इससे। ठीक है, लेकिन ये दो डेफिनेशन पे बात होगी, कॉलेज लेवल पे बात होती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं, फ्लक्स को क्यों कह रहे हैं भैया, फ्लक्स को क्यों कह रहे हैं E.ds, क्यों कह रहे हैं इसको, इस पे सब पे बात होगी। लेकिन अभी के लिए आप इसको डेफिनेशन मान के चलिए, और डेफिनेशन हमेशा सत्य होता है अपने बेसिस पे। ये एक डेफिनेशन है कि 3 साइडेड वाले को ही हम ट्राइंगल कहते हैं। क्यों कहते हैं? 3 साइडेड पॉलीगॉन को ही ट्राइंगल कहते हैं, ये डेफिनेशन है। 4 साइडेड वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ये डेफिनेशन है। क्वाड्रिलेटरल की यही डेफिनेशन है, पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स। ठीक है, तो ये चीजें हम बनाते हैं, और ये सब चीजें देखी थी किसी यहाँ पे, किसी भी अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं किसी पॉइंट पे, अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक पॉइंट लेते हैं ए, यहाँ पे इसका एरिया होगा ds, और यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सिंप्लिसिटी है। हम करंट की बात करें तो हम ऐसा भी देखते हैं, एक स्फीयर में यहाँ पे बीच के सेंटर में एक बैटरी का एक पोटेंशियल है, एक बाहर की ओर है, करंट ऐसे फ्लो होता है। तो इस डेफिनेशन का देने का पर्पस पता है क्या होता है? आपको सिर्फ इस छोटे छोटे केसों से नहीं डील करवाना, सबके लिए डील करवाना होता है। ठीक है, तो वो सभी चीजें आगे देखेंगे, और ये सब चीजें हमने देख ली, यहां तक आ गए थे। ठीक है, ये दो डेफिनेशन याद रहेगा। ठीक है, अगर जनरली कोई कुछ पूछ भी दे कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर जे फंक्शन दे दे, जे का एक कोई वैल्यू दे दे, ai कैप + bj कैप, और बोल दे कि ds का एरिया है आपके पास, ds है, ये दिया हुआ है आपके पास, कुछ दे रखा होगा, और उसके पूछ दे कि i क्या निकलेगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, और वैसे मैं दे दूंगा इसको। अब आज बात होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? तो भैया हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो ए पे था, उसके साथ हो क्या रहा होगा, वो चल कैसे रहा होगा, सिर्फ एक को, सबको नहीं, एक को देखता हूं। ये देखो ऐसा गया, 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 और बी तक पहुंचे।
ये हो क्या रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चला सर, कोई फील्ड नहीं था, फील्ड नहीं था तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स था क्या? अगर यहां से जैसे ही कोलिजन हो गया, मान लीजिए इस कर्नल से कोलिजन हुआ, इस इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा कर्नल, ऐसा समुद्र, ऐसा बड़ा सा कर्नल हो, ठीक है, ऐसा मान लीजिए ऐसा टाइप का कर्नल होगा, ठीक है, ऐसा इससे टकराया आके, उसके बाद ऐसे गया, अब कोई तो डिस्टरबेंस नहीं है, पूरा वॉइड में क्या करेगा, वो सीधा चलते जाएगा, सीधा चलते जाएगा, सीधा चलते जाएगा, सीधा चलते जाएगा, राइट? कोई दिक्कत है क्या उसको? जब तक ले दूसरा कोलिजन नहीं होगा तब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं। अभी तो जैसे ही कोलिजन हो गया तो उसके ऊपर, उसके बाद एफ नेट तो जीरो है। एक चार्ज पार्टिकल का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब वो या तो वो फील्ड में होगा, तो फील्ड तो अभी है नहीं, एक्सटर्नल फील्ड तो अभी है नहीं, अपना चल रहा है, चलते गया चलते गया चलते गया चलता गया, फिर वहां से जब तक ले दूसरा कोलिजन होगा तब जाके यहाँ पे इस टाइम पे कुछ टाइम के लिए कोलिजन के टाइम पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन इसके लिए सीधा यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, ऐसे करके सारे जगह चला गया। हाँ बेटा, क्या हो गया तान्या बेटा? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या सबको? दिख रही है सर। बेटा आप फिर से रिज्वाइन कर लो, दिक्कत वहां आ जाती है कभी कभी। ठीक है, जल्दी कर लो बेटा, फिर हम ज्वाइन, फिर आगे चल रहे हैं। 2 सेकेंड के लिए तानिया बेटा के लिए रुक जाते हैं, ठीक है? लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ देख रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि सारे इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो। अब दिख रहा है तानिया बेटा? दिख रहा है बेटा? नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा है, रुक जाओ, मैं स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर करता हूँ। अब दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे मैंने आपका आगे वाला थोड़ा सा, और रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना, स्टॉप रिकॉर्डिंग, और सब कुछ तो ऑन है ना, कुछ भी रहे तो बता देना, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन का हमने केस देखा, हमने बोला टाउ 1 एक टाइम है जब पहला कोलिजन स्टार्ट हुआ था, दूसरे सॉरी इसको जीरोथ कोलिजन बोलते हैं। यहां से हम नापना स्टार्ट करते हैं, यानी एक कोलिजन जिसको जहां पे हुआ उसके बाद जो वेलोसिटी आई उसको हम, इस कोलिजन को जीरोथ कोलिजन बोलते हैं। यहाँ पे पहला कोलिजन हुआ, यहाँ पे दूसरा कोलिजन हुआ, यहाँ पे तीसरा कोलिजन हुआ, यहाँ पे फिर चौथा कोलिजन हुआ, यहाँ पे पांचवा कोलिजन हुआ, फिर छठा कोलिजन, फिर सातवां कोलिजन, और फिर आठवां, ऐसे चलते जाएगा, राइट? सारे ऐसे कोलिजन्स करके वो ऐसे मूव करता रहेगा। मानते हैं कि पहले में टाउ 1 टाइम लगा, यहां से यहां तक गया, टाउ 1 टाइम लगा, दूसरे में टाउ 2 टाइम लगा, टाउ 3 टाइम लगा, टाउ 4 टाइम लगा। जब कोई फील्ड नहीं रहता है तो क्या होता है, तो ऐसा होता है कि जितनी बार भी जैसे भी चलेगा सारे के वेलोसिटीज क्या होंगे, जीरो होते हैं। अब बोल रहा हूं कि क्या जीरो होते हैं, अभी चीजें मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है? अभी मैं बस क्या बोल रहा हूं कि जब भी यूज का सम, जितना भी सम ऑफ यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जितने भी एन क्या है, एन, अगर यू आई लिख रहे हो, यू आई 1 लिख रहे हो, अच्छा यहां जीरो से स्टार्ट होगा, यू 0 लिख रहे हो यानी यहां की वेलोसिटी, यहां से जब यहां से टकराया तो इसको वेक्टर साइन के साथ लिख रहा हूं, क्योंकि हो सकता है स्पेस में होगा, कैसे भी जा रहा होगा, ऐसा कुछ टकरा के जा रहा होगा, वेलोसिटी ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में कुछ भी होगा। मैंने क्या कैसे बोलूं, किसी प्लेन में होगा, उस प्लेन में होगा, किसी भी डायरेक्शन 3D में है, कुछ भी है कि वेक्टर लिख दिया, u0 इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। चला 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 टकराया, फिर टकराने के बाद फिर दूसरी वेलोसिटी के साथ निकला, इसको कहेंगे u1। यहां से जो निकला उसको कह रहे u1, फिर यहां टकराया, फिर यहां से जो निकलेगा वो क्या होगा, u2। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर u0 है, यानी अगर मैं इसको देखूं इस सेंस में, अच्छा अभी ये इस सेंस को भी मैं लाता हूं, तो अभी जितने भी सारे होंगे यूज, जितने भी होंगे यू, जितने भी एन तक गया होगा, मान लेते हैं एन टकराया होगा जाके n-1 तक, क्योंकि देखो 8 है, लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में कहीं और जितने भी टकराया होगा उसको कहेंगे UN-1 तक जाएगा। इनका समेशन अगर हम लेते हैं, इनका समेशन अगर हम लेते हैं सारा, तो ये क्या आता है, 0। इनका समेशन 0 आता है, क्यों? क्योंकि एक रैंडम मोशन है,
ये बात समझ में आ गई? u0 किसको कह रहे हैं? जस्ट जीरोथ कोलिजन के बाद की स्टोरी। u1 किसको कह रहे हैं? जस्ट फर्स्ट कोलिजन की बाद की जो वेलोसिटी उसके अंदर आई है उसको u1 कह रहे हैं। फिर थर्ड वाले के पास जस्ट जब कोलाइड किया है उसके बाद जब आई है उसको u3 कह रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब बताता हूं, अब फील्ड आ जाती है। अब क्या होता है कि इसको, ठीक है, अब यहां पे फील्ड आएगी। फील्ड आएगी तो क्या होगा? फील्ड आएगी तो क्या होगा? एक बात बताओ, यहां पे जब मोशन हो रहा होगा इस टाइम, इस ड्यूरेशन के लिए, बताओ क्या इसको मैं यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन की तरह बिहेव करवा सकता हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज Q इंटू ई। एफ नेट मैं लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, और वो फोर्स और भी होते तो और ऐड होते, लेकिन एफ नेट क्या है? सिर्फ एक फोर्स है, तो इसी के लिए Q इंटू ई। अब Q इंटू ई है तो आपके पास E तो कांस्टेंट है, आपने बैटरी जो लगा रखा है कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बैटरी जो लगा रखा है कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और Q भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी हमेशा वही बना रहेगा। तो फोर्स, नेट फोर्स क्या हो गया? कांस्टेंट फोर्स, यानी हर टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन फील करेगा एक फोर्स जो कि ई के अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा? Q इंटू ई। Q का यहाँ वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई लिखाएगा, और ई अपना एक फील्ड है बना हुआ, जो कि ऐसा बन रहा है, इधर से बैटरी ने प्रोड्यूस कर दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट फील्ड, ऐसा फील्ड बना दिया सब जगह। ऐसा फील्ड बना दिया बैटरी लगाते ही, बैटरी लगते ही ऐसा कांस्टेंट फील्ड एक बन गया। अब इसके ऊपर फोर्स जो आएगा वो ये आ गया। तो यहां देखो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू ई टाइम्स ई टाइम्स माइनस ई। यानी जो फील्ड बन रहा है, फील्ड इस डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। ये इलेक्ट्रॉन फोर्स कैसा फील करेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो यहां पे इसने फोर्स फील किया होगा। अब यहां के लिए अगर मैं लिखता हूं कि U तो इसका 0 यहां से टकरा के आया था, राइट? इसके लिए अगर मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊं, V इज इक्वल टू U प्लस AT लगा सकता हूं कि नहीं? ये यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन के लिए लगता है कि नहीं? जब Yes, फोर्स sir. कांस्टेंट होता है, यानी एसिलेशन आपके पास कांस्टेंट होता है। एसिलेशन कांस्टेंट कैसे बोलते हैं? F net is equal to Q times E is equal to ma। तो A कांस्टेंट वेक्टर A कांस्टेंट, तो यहां पे देख लो A कांस्टेंट, यहां का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, तो आपको Q इंटू E एक प्रकार से कांस्टेंट फोर्स है, और डिवाइडेड बाय m, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। तो एसिलेशन भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इस इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी है, यहाँ पे आ गया तो इसके ऊपर फोर्स थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो फोर्स अभी भी फील कर रहा है Q टाइम्स E, और उसका मास इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। ये F नेट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, ये न्यूटन्स लॉ है। F नेट इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन्स लॉ है, और ये रिलेशन कहां से ला रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं। चलो बताओ, यहाँ पे इसने टकराया, ठीक है, इसको टकराया, इसको लिखते हैं V1। V1 क्या है? पहले U, अगर मान लेते हैं UN लिख रहे हैं, UN, ठीक है, जैसे हमने लिखा UN, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है, तो लिखेंगे यहां से 0 से स्टार्ट किया, इट इज इनिशियल वेलोसिटी, नहीं, इट इज नॉट इनिशियल वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर nth कोलिजन। कहूंगा कि नहीं? अरे ये बात कहूंगा कि नहीं? UN, जैसे मैं बोलूं U0, इसको लगा के देखो, U0 क्या आ रहा है आपके पास? U0 सर बोल रहे हो कि इसका अर्थ है कि U0 इट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर nth है, तो 0 ले रहे हैं n, तो 0th कोलिजन के बाद जो होगा वो उसकी वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं U0, कह सकते हैं।
उसके बाद दूसरा बोलता हूं v, ठीक है। v जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा। तो v अगर n लिखता हूं, vn लिखता हूं, तो इट इज वेलोसिटी just before nth collision। क्यों भैया सर? v1 अगर लेके देखो सर, v1 क्या होगा? v1 बोल रहा है इट इज, n के जगह आपने 1 ले लिया ना, ठीक है। इट इज वेलोसिटी जस्ट बिफोर द फर्स्ट कोलिजन। हाँ सर, यही बात तो है। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ऐसे मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से, और फोर्स अपना इधर लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स ऐसा हमेशा लग रहा है। तो ये एक यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का होता है कि सर आप देखो ऐसे, आपने बॉल ऐसे फेंकते हो ना, इधर फेंक देते हो, फोर्स तो हमेशा ऐसा लगते रहता है। तो ये भी तो यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का केस ही होता है। कहते हैं इसको दो भाग में तोड़ देते हैं, ये आई डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी बनी रहती है, और इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही होगी, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऐसी थी, फोर्स हमेशा, सॉरी, फोर्स हमेशा इधर लगेगा ना बेटा, फील्ड के हमेशा अपोजिट लगेगा ना, तो इधर हमेशा लगते रहेगा इसके ऊपर, जब तक ले इलेक्ट्रॉन पहला जीरो से चला था तो पहला कोलिजन के लिए ना जाए। यहां जब जैसे ही टकराया, फिर पता नहीं सर इधर चला जाता है, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी u2, सॉरी u1 हो जाएगी। और u1 क्या हो जाएगी बताओ? u1 क्या होगी? अगर मैं बोलता हूं u1 क्या होगी बताओ? u1 क्या होगी? यहां पढ़ो, इसको पढ़ो। u1 इट इज द, एन आपके पास 1 है ना, तो इट इज द वेलोसिटी आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन। तो यही बात है, यहां से जो निकलेगा वो u1 आ रहा है, यही ना, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन वाला ही तो निकल रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये बात समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब चलो यहाँ पे लिखते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं v1 इज इक्वल टू u0 at लिख सकता हूं कि नहीं? और यहाँ कैसे लिखूंगा? 0 to 1। इसका अर्थ अब मैं समझाता हूं कि वेलोसिटी v1 मतलब इट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर एनथ कोलिजन, यानी यहाँ पे जब वेलोसिटी जो होगा, यानी फर्स्ट कोलिजन के पास जब होगा, फर्स्ट कोलिजन से जस्ट पहले होगा जो वेलोसिटी, ठीक है, v1 जस्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कोलिजन से पहले, ये क्या है? u0, इसका वेलोसिटी, प्लस at, a मतलब इसका एक्सेलेरेशन, जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो रहा होगा, टाइम्स यहां से 0 से 1 तक जाने में जो लगा होगा। अरे यही हो रहा होगा ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, एक सिंपल सा केस देख लो, आपको 2D 3D में नहीं नजर आ रहा होगा। सपोज करो एक कोई बंदा है जो एक कांस्टेंट, या ऐसे देख लो, अगर मान लो एक बॉल को गिराते हो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, अर्थ हमेशा एक फोर्स कैसा लगाती है? mg, कांस्टेंट फोर्स है कि नहीं, जो कि डाउनवर्ड लग रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब इसका मान लो कि आप बोलते हो u इसका 0 है सर, अब इतने t टाइम बाद सर बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होती है? तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हो? इसकी इस टाइम पे जो वेलोसिटी है इज इक्वल टू u प्लस at। सर इनिशियली 0 था सर, a सर कैसे निकालेंगे सर? तो फोर्स कितना दिया हुआ है? m इंटू जी, डिवाइड इज इक्वल टू, आप बोल रहे हो कि सर नेट फोर्स इसके ऊपर m इंटू जी है क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन्स लॉ कहता है। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो इसके ऊपर सर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg, तो वो हो गया एफ नेट, एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू ए। अब इसको कंपेयर करता हूं तो आ जाता है a g इज इक्वल टू a। अगर वेक्टर के साथ लिखना चाहते हो तो ये लो, तो g का जो डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देते हो कि ठीक है सर, g का जो डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर आपको चाहते हो तो इसको आई जे के में देख लेना, तो इसको लिख देते हैं प्लस जी वेक्टर इनटू कितना टाइम गैप लगा, यहां से स्टार्ट किए थे यहां तक का, यही होता है कि नहीं? v इज इक्वल टू जी टाइम्स टी। अगर 1 सेकेंड लेते हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेते हैं, तो 1 सेकेंड के बाद सर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? g के बराबर है, g 10 लेते हैं तो g का वैल्यू 10 लेते हैं तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी सर 10 मीटर पर सेकेंड।
यही बात है ना, यही स्टोरी है कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं कि ये चीजें यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन की केस में। तो यहां पे मैं यही बोल रहा हूं, इसको 3D में हो रहा है, ये तो एक लाइन पे हो रहा है, एक लीनियर मोशन है, एक लाइन पे ही हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि अब इसको 2D बना देते हैं। जब आपने u वेलोसिटी ऐसे दे दी, फोर्स तो ऐसे ही लग रहा है, तब क्या होता है? ये भी यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का केस है। हाँ, यहाँ पे आपने जो u दिया है, वो u जो वेक्टर है, वो u वेक्टर अब एक लाइन पे नहीं पड़ रहा है, एक प्लेन में पड़ रहा है। अब इसको और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अब u वेक्टर स्पेस में पड़ जाए, यानी हमारे पास ऐसा हो कि हमने एक ऐसा ले लिया एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट, हमने कुछ ऐसे वेलोसिटी दे दी, ऐसे वेलोसिटी है ऐसे, और फोर्स हमेशा लग रहा है इस डायरेक्शन में नीचे की ओर, और वो कांस्टेंट फोर्स लगे जा रहा है हर जगह पे जहां पे जा रहा है। तो ये भी यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का केस है, लेकिन ये 3D में है। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स थोड़ा बनते जाता है क्योंकि वो 1D से 2D, 2D से 3D में जा रहा है, और ये 3D वाला केस है बिल्कुल तरह से। ये बात समझ में आ गई सबको? यहां तक कोई डाउट? No, ठीक sir. है, ठीक है। अब मान लेते हैं V2 लिखते हैं सर। अब मान, ये तो केस ये हुआ था आपके पास, ये पहला कोलिजन 0 और 1 के बीच में जब हो रहा था, यानी 0th कोलिजन और फर्स्ट कोलिजन के बीच की स्टोरी आपने लिखी। फिर मैं बोलूं कि यहाँ ठीक है, यहां से कुछ वेलोसिटी आ गई, इस वेलोसिटी को मैं बोलता हूं u1, ठीक है, इसको बोलूंगा u1। अब मानता हूं यहां से क्या हुआ था, फिर एसिलेशन कांस्टेंट है a इंटू टी इंटू, अब यहां से जब चला था 1 से लेके, इसको मैंने 3 क्यों लिख दिया भैया, यहां से इसके बाद ये 2 होगा ना, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो यहां से पहला से दूसरा में जा रहा है, तो सर यहाँ 1 से 2 तक जब जा रहा है, इसको टाइम t लेते हैं, ठीक है। और ये u1 हो गया, ये u1 हो गया सर। यहां से इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां जब टकराई थी तो u1 थी, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी आएगा v2, यानी v2 क्या हो गया, रीड करो इसको, v2 क्या हो जाएगा, इट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर द सेकेंड कोलिजन। तो हाँ सर, जस्ट सेकेंड कोलिजन के जस्ट पहले यहाँ टकराने वाला होगा, तो इसकी जो ये जो वेक्टर है v वाली, वो यही है v2, और वो यही लिखाएगी कि u1 प्लस at12, यानी यहां से 1 फर्स्ट कोलिजन से लेके 2 कोलिजन तक का जो टाइम है, जो टाइम बन रहा है, वो टाइम्स एक्सेलरेशन प्लस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। फिर यहां से चलेगा थर्ड वाले के लिए मैं लिखूंगा v3, वो क्या होगा यहाँ पे u2 आएगा कि नहीं, u2 मतलब क्या हो गया, पढ़ो इसको, u2 मतलब इट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द सेकेंड कोलिजन। हाँ सर, तो यहाँ जो सेकेंड कोलिजन हुआ जैसे ही, ये बन गया यहाँ पे u2, और यहां तक जो आएगा ये बन जाएगा, इस वेलोसिटी को क्या कह देंगे, इसको कहेंगे v3, कहेंगे कि नहीं? अरे कहेंगे कि नहीं? कहेंगे ना सर, क्या नहीं कहेंगे? कहेंगे कहेंगे सर। अरे कह देंगे ना, तब हो गया, तब हो गया। यही तो कहा मैं, बस यही करना है। अब देखो कैसे हो गया, आंसर तुम्हें दिख जाएगी अगर तुम सेकंड कॉन्सेप्ट पे अब जैसे ही जाओगे ना तो दिख जाएगी। 1 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 3, 2 और 3 के बीच में जब भी आएगा कोलिजन उसको लिखेंगे 2 3। अब बताओ यहाँ के लिए, बताओ मुझे यहाँ के लिए बताओ, यहाँ कैसे लिखेंगे इस कोलिजन, इसके लिए कैसे लिखेंगे, इसके लिए फोर्थ है, फोर्थ से स्टार्ट हुआ है ना, तो u4 लिखेंगे, तो जस्ट आफ्टर 4 कोलिजन, तो u4 लिखते हैं, अभी ऐसे डॉट डॉट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, फोर्थ के लिए नहीं लिखते, यहाँ के लिए लिखते हैं, 6th और 7th के लिए लिखते हैं कोई, ठीक है। यहाँ पे जो होगा ये क्या लिखाएगा, ये वाली जो वेलोसिटी होगी इसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सर u, क्योंकि पहली बार कोलिजन के जस्ट आफ्टर है, तो यहां से मुझे इसके बीच में रीड करना है सर, ये रीड करना है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी u जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो 6th कोलिजन है, 6th के बाद जस्ट जैसे ही कोलिजन होगी वो u6 कहलाएगी, और यहां तक जो पहुंचेगी वो जो वेलोसिटी, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको क्या कहेंगे, v7, कहेंगे कि नहीं? v7 क्यों कहेंगे सर, तो देखो 7 है मतलब इट इज वेलोसिटी जस्ट बिफोर द 7 कोलिजन, तो 7 कोलिजन होने से पहले जस्ट यहां तक पहुंची है, तब हो गया है। तो उसको क्या कहेंगे कि सर अब देखिए सर v7
इज इक्वल टू U6 प्लस A, और इसके लिए टाइम क्या होगा, 6 और 7 के बीच में जितना टाइम लगा होगा उसको ट्रेवल करने में, तो यहां से लिख देंगे 6 और 7। ऐसे सारे कुछ nth के लिए अगर लिखेंगे, टोटल n कोलिजन होते हैं, तो n कोलिजन के लिए क्या लिख देंगे, V, यहां पे देखो रीड करो, 2 है, 1 है, 1 2 है, तो यहां n है, तो यहां क्या होगा, UN-1 प्लस A, T कहां से कहां होगा, N-1 से n तक होगा कि नहीं, इन जेनरिक के लिए लिखे तो, किसी nth कोलिजन्स के लिए लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। अब इनको सम कर दो, सब जोड़ दो, सब कुछ जोड़ दो, तो सबको जोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो, सबको जोड़ दोगे बेटा तो क्या लिखोगे तुम, सबको जोड़ोगे तो सर लिखोगे सिग्मा, सब ये सारे इक्वेशंस को जोड़ रहे हैं, सिग्मा VI इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, n कोलिजन तक गया, 1 2 3 ऐसे रखते जाएंगे, i इज इक्वल टू 1 रखेंगे, i इज इक्वल टू 2 रखेंगे, सबको जोड़ रहे हैं, ठीक है, इधर वाला सब जुड़ गया। अब इक्वेशन जैसे इक्वेशन 1 को जोड़े हैं, इक्वेशन 2 को सबको जोड़े हैं, n इक्वेशंस को जोड़े हैं, अब इस साइड में क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू U0 जुड़ जाएगा, U1 जुड़ेगा, U2 जुड़ेगा, U6 जुड़ेगा, UN-1 तक जुड़ेगा, तो उसको लिख देते सिग्मा i इज इक्वल टू, यहाँ पे यहाँ स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 से N-1 तक UI, और ये वेक्टर फॉर्म है, सब वेक्टर में, प्लस इसको जोड़ देंगे तो ए तो सब में कॉमन है, तो ए कॉमन आ जाएगा, सिग्मा टाइम्स T01, इसको लिखूंगा ऐसे, इन जेनेटिक वाला लिखूं तो N-1 to n, और आपके पास i जो है, सॉरी i के टर्म्स में लिखना ना, तो इसको लिखेंगे I-1 to i इज इक्वल टू, आपके पास हो जाएगा, कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 to n, यही देखो, i आप 1 रखते हो, 1 रखो तो आप 1 रखोगे तो 1 - 1 0, और I1 हो गया, I1 तो रखा था आपने, तो ये हो गया 0 1, और ये पहला के लिए आ जाएगा। अगर आप दो और जोड़ दोगे, इक्वेशन जोड़ते जाओगे, जैसे जैसे बनाते जाओगे सीरीज खुलते जाएगा, ये पूरा इक्वेशन ऐसे बनते जाएगा। ये चीज लिख सकते कि नहीं, ये चीज तक आप समझे कि नहीं, ये वाला पोर्शन तक आप समझे कि नहीं। यस सर। और ये काम किसके लिए कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, हम सारे इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां से चला था, यहां टकरा रहा था, ऐसे टकरा रहा था, ऐसे टकरा रहा था, ऐसे टकरा के अपना रैंडम मोशन कर रहा था। अब मैंने कहा कि फील्ड लगा देते हैं, फील्ड लगाने से क्या हो गया, इसके अंदर ये इक्वेशन लिखा गया, क्योंकि एक यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का है। और ऐसा स्टोरी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हवा की तरह अपना चलता रहता है, ये हमारी मॉडलिंग है, और कर्नल से जाके वो टकराता है, बस यहाँ पे कोलिजन होगा तभी उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, अदरवाइज उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता जब तक ले फील्ड ना हो तो। और फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड कौन बनाता है, बैटरी बनाता है, ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसको देखो, इसको अब मैं क्या करता हूं, इधर की ओर 1/n से डिवाइड कर देता हूं, दोनों साइड में, दोनों साइड में मैं 1/n से डिवाइड कर देता हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन में क्या, अगर दोनों साइड में मैं 1/n से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड में, कोई अंतर पड़ेगा। अरे भैया, अगर मान लो कि x इक्वल टू y लिख रहे हो, तो अगर मैं दोनों साइड को ये लिख दूं 2x इक्वल टू 2y, तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, दो टू, यही तो इक्वेशन वो रिप्रोड्यूस हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं, कोई फर्क पड़ रहा है, इक्वेशन वही तो रह गया ना, इक्वेशन तो चेंज नहीं हुआ। तो मैंने फिर इसको ऐसे किया कि 1/n से इधर कर दिया, 1/n से इधर कर दिया, तो देखो इसको 1/n इधर आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी इसको बाहर ही रखते हैं, 1/n इधर हो जाएगा, इसका 1/n इधर आ जाएगा, इसका 1/n, इसका 1/n इधर आ जाएगा, इसको a को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको लिख देते हैं 1/n, ये 1/n खुलेगा तो इसमें दोनों में बटेगा, और इसी को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ रही है, ये आपके पास क्या है बताओ, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये वाला केसेस, ये वाला U0 U1 U2 जितने भी होंगे, ये सारे क्या होते हैं, नेट जीरो होते हैं,
होते हैं कि नहीं, मैंने तभी तो बोला था कंडक्टिंग, पहला ही चैप्टर में यही बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो यही तो होंगे, UI U1 U2 ही तो होंगे। अगर यहाँ पे ये फील्ड ना हो तो ये सब हट जाएंगे, फोर्स हट जाएगा, फोर्स लगेगा ही नहीं बीच में, कहेगा कि हमें लगना ही नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जस्ट बिफोर कोलिजन यानी V1 जो होगा, V1 होगा यानी एसिलेशन जीरो। एसिलेशन जीरो तो आपके पास ये V1 क्या आ जाएगा, आपके पास V1 आ जाएगा U0, यही तो आ जाएगा। अगर एसिलेशन जीरो, फील्ड है ही नहीं तो एसिलेशन होगा ही नहीं, तो ये जीरो मतलब क्या हो गया, यहाँ टकराने से पहले जो वेलोसिटी है वो यहाँ जब चला था जीरोथ वेलोसिटी पे, यहाँ पे जब जीरोथ कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आई थी, यहाँ पे जो वेलोसिटी आई थी वो इसी के बराबर है। बात तो वही है भैया, अगर फील्ड होगा ही नहीं तो सीधा चलता जाएगा और वैसे ही जाके टकरा जाएगा उसी वेलोसिटी के साथ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम, बॉडी जो कह लो, ऑब्जेक्ट, when there is no net force, then the body will be in rest or continues to move in that direction unless it is acted upon by the external force. जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, बॉडी या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी वेलोसिटी से चलते रहेगी। तो यही बात तो यहाँ पे हो रही थी। और यहाँ पे जब आ गया ये ड्रिफ्ट, ये जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो यहाँ पे इसको बोल दिया ए। अब इसके बाद आ गया यहाँ पे गेम ये वाला 1/n सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n t I-1 I। ये क्या होता है, यही रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ टी के जगह आप टाउ भी लिख सकते थे, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यही रिलैक्सेशन टाइम होता है, यानी ये क्या कह रहा है कि जितने भी टाइम लगे सबका मैंने कितना कोलिजन हुआ, n कोलिजन हुआ, तो n कोलिजन में क्या किया मैंने, सबको जोड़ दिया, जितने भी टाइम है, इस टाइम को इस टाइम को इस टाइम को इस टाइम को, और उसको n से डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज टाइम। आपको मान लेते A पॉइंट से B पॉइंट जाने के लिए इसमें 1 सेकेंड लगा, B से C जाने के लिए 2 सेकेंड लगा, C से D जाने के लिए 3 सेकेंड लगा, फिर D से E जाने के लिए 1 सेकेंड लगा। तो आप बोलोगे एवरेज टाइम मुझे कितना लगा, तो आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 1, 1 + 2 + 3 3 6 7 सेकेंड टोटल लगे हैं, डिवाइडेड बाई कितने आप चले हो, 1 2 3 4, 4 स्टेप में मान लेता हूं। तो आपने एक स्टेप के लिए, एवरेज स्टेप के लिए जो वैल्यू आएगा, इसको डिवाइड कर कितना आता है, 7, अरे चलो इसको मैं बना देता हूँ 2 सेकेंड, तो सही हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 सेकेंड पर स्टेप, यानी एक एवरेज स्टेप अगर मैं मानता हूं उसके लिए आपको 2 सेकेंड लग रहा है, यानी ये टाउ हो गया। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। यहां से दिख गया आपको, यहां से दिख गया बेटा, Yes, sir. समझ में आ गया। अब यहाँ पे गेम आई सर की, अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक सेकेंड, इसको एक मैं कर रहा हूं क्योंकि ना इसके बाद एनिमेशंस भी आते हैं, तो उसके लिए मैं इसको ये पेज को ऐसे रख देता हूं, इसके बाद एनिमेशंस भी आते हैं तो उसको डुप्लीकेट कर दे रहा हूं और इसमें से डिलीट कर दे रहा हूं, ये सारे लिखे, ठीक है। अब यहां से मैं बताता हूं आपको, पीछे वाला जो केस आया था ये यहां से उठा के लेके आता हूं। अब आपके पास आया है VD, आपके पास आ गया है VD, क्या आया, क्या है, A टाइम्स जो ये था 1/n सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n टाउ, ये क्या था आपके पास I-1 to I। ये मतलब टाइम अगर आप 1 रखते हो, I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू मान लो 3 रखा आपने, तो ये क्या हो जाएगा T, 3 - 1 2, और I 3 रखा है तो 3, यानी कोलिजन सेकेंड से थर्ड के बीच में जो टाइम लग रहा है वो
सेकेंड कोलिजन जो हुआ है और थर्ड कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको बोले हैं T23। और ऐसे करके सारे का समेशन लिए हैं और उसको 1/n कर दिए हैं, इससे एवरेज टाइम आया है, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम T। ये आंसर हो गया आपका BD का। अब बताओ ए कैसे निकालें? क्या आप बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू क्या बोलता है m इंटू ए। आपके ऊपर, इसके ऊपर, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एफ नेट क्या है? बोलोगे सर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ फील्ड लगा रहा है। फोर्स फील्ड लगा रहा है सर, कितना फोर्स लगा रहा है? Q इंटू ई सर लगा रहा है। तो डिवाइडेड बाई अगर m कर दूं तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब मैं इसके जगह सब्स्टिट्यूट क्या कर देता हूं, a की जगह Q टाइम्स E बाई m। अब बोलूंगा सर ये काम कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इसको और स्पेसिफिक बनाइए। यहाँ पे माइनस बाहर आ जाए, माइनस लिखते हैं, माइनस ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई फील्ड रहा सर, मास एम ई लिख देते हैं, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ इज इक्वल टू वी डी, ये डायरेक्शन के साथ। तो ये चीज आपको आज समझ में आ गई कि अब हमें क्या मिल गया, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम करेंगे क्या सर? अब हम मॉडल ऐसे मानेंगे कि हर इलेक्ट्रॉन एक जगह रुका हुआ है। अब हमने मॉडल चेंज कर दिया, मॉडल चेंज कर दिया अपना। अब इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए, रुके हुए सर। और जैसे ही फील्ड लगती है क्या होता है, इसके अंदर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है और ये धीरे धीरे ऐसे मूव करने लगती है। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? और ये हम सारे इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कर रहे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ किया है। एक इलेक्ट्रॉन जितनी बार कोलिजन करता है और जितना एन बढ़ते जाएगा ये रिजल्ट इसके तरफ अप्रोच सही होता जाएगा। अगर एन जितना बड़ा लोगे वो रिजल्ट इसके तरफ जाएगा। ये स्टैटिस्टिकल लॉ है। आप पूछ सकते हो कि सर ये ऐसा कैसे हो गया कि आपने जो बोला है कि ये वाली बात कि इसका समेशन है और ये जो टाउ जो टाइम ले रहे हो ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज का वैल्यू तब सही आता है जब जितने आपके नंबर ऑफ सैंपल्स ज्यादा हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक बच्चा है 10 मार्क्स लाता है, एक बच्चा है जो 90 मार्क्स लाता है। अब मैं बोलूं एवरेज मार्क्स कितना है इस क्लास का, तो आप बोलोगे 90 + 10 और नंबर ऑफ बच्चे 2, तो आप कहोगे 50। ये 50 कोई सही फिगर दिखा पा रहा है क्या? 50 को एक सही फिगर बता पा रहे, मतलब बता रहे हो अब एवरेज बच्चा आपके पास 50 नंबर लेके आ रहा है। तो अगर इस सेंस से लेते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि ठीक है एवरेज क्लास होगा, ये एवरेज क्लास है, 50 नंबर आ जाता है, हाफ मार्क्स आ जाता है। लेकिन गलत बात है, ये एवरेज बैच नहीं है। एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, 90 नंबर ला रहा है, एक बच्चा बहुत कमजोर है। ब्रिलियंट नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलूंगा ज्यादा स्कोर करने वाला बच्चा है। तो एक बच्चा जो 90 ला रहा है वो ज्यादा स्कोर करने वाला है, एक 10 वाला है सर, इसके साथ इनजस्ट हो रहा है। ये बच्चा जो कि अच्छा कर रहा है उसका सर एक मूल्यांकन एवरेज वैल्यूसिटी से हमेशा गलत निकाला जा रहा है। लेकिन मैं यही बोलूं, एक बच्चा 10 ला रहा है, एक बच्चा 30 ला रहा है, एक बच्चा 90 ला रहा है। अब इसको डिवाइड करूंगा 3/3 हो जाएगा सबका सम। अब मैं इसको बढ़ाते जाता हूं, सैंपल को बढ़ाते जाता हूं, ये वैल्यू एक्चुअली में ट्रू मेरे पास एनालिसिस देते जाएगी सैंपल का। जैसे जैसे मैं एन को बहुत बढ़ा दूंगा तो क्या देगा, एक ट्रू वैल्यू देगा। यहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं आ रहा है, 2 से कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, 3 से कर रहे हैं, हाँ ठीक है आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो आइडियल वैल्यू की तरफ रीच कर रहा है। तो वही हम बोलते हैं कि कोलिजन जो हो रहा है वो बहुत एन टाइम्स है और एन बहुत लार्ज है। यानी एक सेकंड में ऐसे हो गया ये जाके ऐसे रुका, इतने सारे कोलिजन्स हो गए तब जाके हम उसके रीड कर रहे हैं। तो एक एवरेज वैल्यू क्या दे रहा है, ट्रू पिक्चर देने की कोशिश कर रहा है। ये बात समझ में आ गया? यस सर। तो आपके पास ये आज रिलेशन आ गया। अब इस चीज को मैं ये वाला को आपके आगे लिखा हुआ है तो वो चीजें हम समझ लेंगे, ठीक है। इससे पहले हम ये सब चीज डिलीट कर देते क्योंकि स्लाइड्स पे अभी सब कुछ आएगा। अब यही बात देखो यहाँ पे क्या कहता है,
यही बात बोलो, देखो क्या कहता है स्लाइड में। ये देखो ऐसा टकराया टकराया टकराया, ऐसे बहुत सारे कोलिजन हुए, ऐसे बहुत सारे कोलिजन हुए एक इलेक्ट्रॉन के साथ हम कर रहे हैं। टाउ 1 जो है यहाँ पे जो हम T01 लिख रहे हैं ना, 01, वो टाउ 1 इससे रिप्रेजेंट किया गया। ये टाउ 2 है और ये टाउ 3, वैसे समझ गए ना। अब ये सारी चीज क्या कहता है कि द इंटरवल द एवरेज टाइम इंटरवल between two successive इलेक्ट्रॉन कोलिजन, मतलब समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है सर, मेटल कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ चल रहा है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो यही निकालने का तरीका देखो, यही सबको सम किया डिवाइडेड बाय n, जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए थे, जो n आता है। ठीक है, तो यही रिलैक्सेशन टाइम हो गया। इसको हम सॉल्व करके लाए थे और सबको देखो यही चीजें हम लोग, चली ई फील्ड बनाया। अब देखो थोड़ा सा डेविएशन हो गया, थोड़ा सा डेविएशन हो गया। क्यों भैया? देखो इसको यहां पहुंचना था, अब यहां पहुंचेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही। देखो देखो यहाँ पे एक्चुअली इसका ट्रू पाथ पता है क्या होता है? अगर आपके पास फील्ड ऐसा होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करता है। फोर्स इस पे हमेशा क्या कर रहा है, ई इधर लग रहा है तो फोर्स हमेशा इधर लगेगा, राइट? फोर्स हमेशा ऐसा लगते रहेगा। इसको क्या करता है, कर्व पाथ देता है। लेकिन इतना छोटा डिस्टेंस है, इसी के लिए तो कहते हैं कि हम जब रीड करते हैं तो पैराबोलिक पाथ की रीड करते हैं। फोर्स एक कांस्टेंट इधर लग रहा है, बार 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 नीचे ही लग रहा है, और आपने इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दे रखी, तो ये ऐसे पाथ पे जाता है। तो इसको ट्रू बोलूं ना तो ऐसा जाएगा, मतलब ऐसा देखो यहां से स्टार्ट हुआ बहुत कम, ऐसा करते 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 ऐसा जाएगा, फिर यहां से ऐसा जाएगा, 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 ऐसा जाएगा। फिर अच्छा ब्लू पे ही चलना है, ब्लू पे ही चलना है, ब्लू पे चलना है, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा ऐसा डेविएशन होते 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 ऐसा ऐसा जाएगा। इतना भी दूर नहीं चला जाता, इतना दूर दिखा दिया गया, इतना भी दूर नहीं जाता। ठीक है, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा चलते जाएगा, ऐसे कोलिजन्स होते जाएंगे। ठीक है, तो वही चीजें आ जाती हैं। फिर एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड अटेन्ड बाय द चार्ज कैरियर इन अ कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या कहेंगे? द एवरेज स्पीड अटेन्ड बाय द चार्ज कैरियर। हमने एवरेज स्पीड निकाली थी, जो कि फाइनल स्पीड की 1/n निकाला था, सबका समेशन करके। इसका भी देखो पीछे हमने जो समेशन निकाला था, ये देखो यहाँ वाला जो निकाला था, ये वी आई समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n 1/n। ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बता रहे, ये नंबर ऑफ कोलिजन्स बता रहे। n कोलिजन्स हुए हैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो एवरेज जो स्पीड आ रही है आपके पास, अब वो आ गई है ये। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई है ये। इस चीज को आप समझ गए यहाँ पे, और ये रिलेशन हमेशा याद रहेगा। अरे याद रहेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये अब इससे क्या होगा, हम मॉडल ऐसा बना लेंगे। मॉडल ऐसा क्या बनाएंगे कि एक सिंगल सी चीज, और इसके बाद एक आती है, एक और टर्म आता है, ये जो आप लिख रहे हो ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाइम्स एफ। देखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने क्या लिखा है, ये वेक्टर फॉर्म में बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में है, दोनों वेक्टर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करता हूं मैं, वी डी इज इक्वल टू क्या था, क्यू टाइम्स नहीं, ई टाइम्स माइनस ई टाइम्स ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स टाउ। अब ये वाला जो है इसको मैं मॉड ले लेता हूँ, तो मॉड लूंगा तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा दोनों तरफ से, तो ये हट जाएगा, तो ये रहा वी डी, इसमें से -1 भी हट जाएगा और ये हट जाएगा ई। ठीक है, दिस टाइम्स दिस। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको एक जगह इकट्ठा कर लेता हूं, ई टाउ एम ई, इसको एक यूनिट बना देता हूं, इसको एक ऐसा बना देता हूं। इवन आप ये हटाओ भी नहीं, अभी के लिए ऐसे रखो, अभी के लिए ऐसे रखो, चलो अभी के लिए ऐसे रखो, अभी के लिए ऐसे रखो, माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, ये हमने लिख रखा है। अब यहां से मैग्नीट्यूड लो, यहां का लो मैग्नीट्यूड, यहां के ये रिलेशन ऐसे याद रखना कि ये वी डी और ई के बीच में क्या संबंध है, ये ऐसे याद रखेंगे। वी डी और ई के बीच में क्या संबंध है, उसके लिए जानने के लिए इस इक्वेशन का आह्वान करेंगे, कहेंगे हे वी डी वाले भगवान प्रकट हो।
तो वो आ जाएंगे और ई के साथ आएंगे। ठीक है, हमेशा ऐसे माइंड में रखेंगे, फिजिक्स में चीजें ऐसे याद रखते हैं। किसके बीच में संबंध दिखाना है, वी और ई के बीच में संबंध दिखाना है, तो ये वाला रिलेशन याद रखेंगे। और इसका दूसरा फॉर्मेट होता है, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है। इंटीग्रल फॉर्म में क्या लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर, दोनों सेम बात होता है। ठीक है, ये इंटीग्रल फॉर्म में है, ये डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो उसी प्रकार से ई कभी भी माइंड में आया कि वीडी और ई के बीच में रिलेशन चाहिए तो ये इक्वेशन याद आएगा। और ये इसके बाद मॉड ले लेते हैं। अभी मॉड क्यों ले रहे हैं मालूम चलेगा। अब देखो, ये जो एक प्रकार से जो वैल्यू है, ये तो नंबर ही होगा ना, ये तो इसमें कोई स्केलर नहीं है, ना टाउ स्केलर है, सॉरी टाउ वेक्टर है, ना ई वेक्टर है, ना एम ई वेक्टर है। तो अब मुझे ये चाहिए होगा, ये वैल्यू चाहिए होगा, ये सिर्फ, तो इसका मैंने मॉड ले लिया और ई का फिर यहां से इधर डिवाइड कर दिया, ई का मैग्नीट्यूड से। पहले इसको ऐसे बना देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें मॉड लिया, फिर ये देखो दोनों मॉड आएगा तो आ जाएगा ई टाउ एम ई, और ई वेक्टर से ई बन गया। अब इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं, वी डी बाई ई, ये क्या आ रहा है, ई टाउ एम ई। इसको एक नया नाम दे देते हैं, एक प्रकार से इससे क्या आपको बेनिफिट होगा मैं बताता हूं। इसको एक नाम दे देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, मोबिलिटी। इसको नाम देते हैं मोबिलिटी। ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई, and then we can say drift velocity can be written as minus times mu e। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, अब बताओ। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये संबंध में मालूम अच्छे से चल गया, कितना शॉर्ट एंड प्रिसाइज है। लेकिन आपको म्यू याद रखना पड़ेगा। ऐसे तो यही चीज याद रखना, ये वाला फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला टाइप याद रखना, सिंपल सा है। इसको वीडी बना देना, इसको u तो जीरो होगा सर, आपने बताया था। ए कैसे निकालते हैं, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो टोटल फोर्स q इंटू ई आ जाएगा, और इसके बाद मास आ जाएगा, और इंटू टी टाउ आ जाएगा, और इसको एक जगह इकट्ठा कर देना। और यही याद करने का फॉर्मूला, अगर भूल गए एग्जामिनेशन में, डर लग गया, तो तुरंत बना लेना ये फॉर्मूला। ठीक है, या प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर दिख रहा है टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है ऊपर, इनटू टाइम कर दे रहे तो वीडी आ रहा है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ये प्रिसाइज वे में आ गया। ठीक है, इसकी यूनिट देख लेंगे, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये ऐसा यूनिट है। नहीं तो माइनस आप साइन तो सर इधर डायरेक्शन ही कर रहा है इंडिकेट। क्या क्या क्या, फिर माइनस साइन इधर डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस नहीं, देखो ई इधर बन रहा है, तो देखो ऊपर में एक्चुअली क्या था, वीडी इज इक्वल टू आपके पास था ए टाइम्स एवरेज, ये आता है, ये आता है। तो अब ये ए इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, ए इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं ना, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस। इसके लिए अगर लिखते हैं ए कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे कि पहले बात चलते हैं न्यूटन साहब के पास, वो कहते हैं एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, ये न्यूटन्स लॉ लिखा हुआ है, सेकंड लॉ। अब इसको कहते हैं कि ठीक है, एफ नेट यानी उस इलेक्ट्रॉन पे कितना कौन फोर्स लगा रहा होगा। आप जब टोटल फोर्स के बात में बोलूं ना, तो ऐसे सोचना, पहला बात कैसा लगाऊंगा, टोटल फोर्स कैसे कैसे लग रहा होगा। पहले कॉन्टेक्चुअल फोर्स पहले याद करेंगे, फिर नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स याद करेंगे। कॉन्टेक्चुअल फोर्स में कौन कौन से याद हो सकते हैं, या तो फ्रिक्शन के कारण, नॉर्मल, या स्ट्रिंग। ये तीन नहीं है ना, नहीं है सर। नॉन कॉन्टेक्चुअल में कौन सा होगा, फील्ड के कारण, ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या, नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ है। मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं है। तो बस आपके पास यही एक फोर्स बचा, तो आपके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब हम जब इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक बात करते हैं, तो इसका क्यू क्या होता है, माइनस ई, और ये हो गया ये। और बिल्कुल सही बात है, माइनस ई इसके रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ई टाइम्स, अगर माइनस को इसके साथ जोड़ दूं तो, यानी फील्ड के अपोजिट में एक इसको
फील्ड की अपोजिट, यानी फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जिस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, जो ई है मैग्नीट्यूड वाइज में, उसका टाइम्स ई कर देना इस एरो को, तो और जब जैसा भी होगा छोटा बड़ा जो भी बनेगा, छोटा ही बनता है, ई बहुत छोटा वैल्यू है, ये आ जाएगा और ये रहेगा फोर्स। समझे? ये अगर आपके पास इस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रॉन है अभी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, तो आप एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करोगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर से ये एरो रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके फोर्स को ड्रॉ करना है उसके हेल्प से, तो आप कहोगे क्योंकि फोर्स जो होता है वो होता है Q टाइम्स E। अब यहाँ पे सर Q कैसा है, इलेक्ट्रॉन है सर, तो यहाँ पे Q इसके लिए माइनस E आता है, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम्स फोर्स। तो मुझे फोर्स यानी इस एरो को ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे एरो है उसको माइनस E टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये माइनस E टाइम्स मल्टीप्लाई करना मतलब एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और E मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये फोर्स का एक वेक्टर आ गया, ये एक दूसरा एरो आ गया, ये इसको कहेंगे फोर्स। तो यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ये तो आपके ऊपर फोर्स हो गया, दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एंड देन माइनस E, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब आपके हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन बनाते हैं, हो सकता है सर कि मान लीजिए कि प्रोटॉन मूव कर रहा, तो प्रोटॉन में यहां अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो फोर्स का डेफिनेशन यही होगा Q टाइम्स E, लेकिन वहां पे Q क्या होगा, +1 प्लस E, और फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, +E, और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, mt हो जाएगा। तो यानी ये बोल रहा है कि प्रोटॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर मुझे उस फोर्स को रिप्रेजेंट करना, अगर ये प्रोटॉन होता तो मैं ई के डायरेक्शन, ई के जो मैग्नीट्यूड है, जैसे यहाँ पे सॉरी फोर्स के ऊपर बात करना, हाँ ये वाला, ये अगर बात कर रहा हूं तो ई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी जो एरो से इसको दिखा रहे हैं उसी के ई टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक छोटा ई छोटा नंबर होता है, तो ये जो एक छोटा एरो बनेगा ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस में, क्योंकि हम बता ही रहे ना कि आपको इलेक्ट्रिसिटी में किस में पढ़ रहा हूं, कंडक्टर्स में पढ़ रहा हूं, तो अभी जो भी काम होगा इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। तो ये आपके पास संबंध आ गए हैं, सब कुछ समझ में आ गया बेटा सबको? चमका सर। चमका ना, ठीक है, और यही आते रहेगा, और इसको यही चीज आ गई। ठीक है, यही सब चीजें आते रहती जाते हैं। अब देखो, अब ऐसे हमने मानेंगे कि क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रुका हुआ है, फील्ड जैसे ही आएगी इसके अंदर ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताना एक बात कि सर अब इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे। सर अगर मैं ये देखूं कि इलेक्ट्रॉन पहले रुके हुए थे, इलेक्ट्रॉन पहले रुके हुए थे, अब इस मॉडल पे आ गया, इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं सर, सारे जगह रुके हुए हैं, अगर कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे कोई फ्लो नहीं हो रहा है, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है क्रॉस सेक्शन से तो कोई फायदा नहीं है सर, फ्लो होना चाहिए, निकलना चाहिए, क्रॉस जाए पहले। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो अब बताओ इसके ऊपर एक ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर वीडी आएगी कि नहीं। अब इस क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लो हो रहा हो बताओ। तो आप बोलोगे सर कैसे बता सकते हैं, आप बताओ कि कितने टाइम के लिए, तो मैं बोलता हूं छोटा सा टाइम dt टाइम लेते हैं। तो अब इस क्रॉस सेक्शन से पढ़ते हैं कि एक dt टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन निकलता होगा, तो मानते हैं कि यहाँ पे इसी पे चार्ज रखा हुआ था, सॉरी इसके पीछे ऐसे यहाँ पे अभी चार्ज रखा हुआ था, इसका नेक्स्ट वाला, इसका एक दूसरा क्रॉस सेक्शनल है, ये ऐसा होगा, नेक्स्ट वाला जो कि कहां पे होगा, dx आगे, फिर यहाँ पे एक दूसरा वाला होगा dx आगे, ऐसे करके बहुत सारे क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। अरे मेरी ड्राइंग थोड़ा खराब है, रुको इसको अच्छे से बनाते हैं। अरे यार इसमें तो फिगर बन नहीं है, ऐसा एक क्रॉस सेक्शन, फिर ऐसा इधर क्रॉस सेक्शन, ऐसे करके हम एक छोटे छोटे dx पे क्रॉस सेक्शंस बनाते जाते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। ये एक मॉडल कर रहे हैं काम कर, कि हर dx मतलब एक लेंथ लेते हैं,
कोई भी लेंथ होगा, ये टोटल लेंथ x है, टोटल लेंथ x है, उसका छोटा छोटा एलिमेंट में हमने बांट दिया, और हर एक क्रॉस सेक्शन क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से जाके सीधे इस क्रॉस सेक्शन पे पास जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर यहां से क्या करेगा, फिर दूसरे क्रॉस सेक्शन पे घुस जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे घुसते हुए जाएगा। अब हमारा मॉडल ऐसे हो गया कि हम क्या कह रहे हैं कि एक प्रकार से एक सीढ़ी की तरह है, इस सीढ़ी से, पहले सीढ़ी से उठ के सीधे दूसरे सीढ़ी पे जाएगा, फिर दूसरे से उठ के तीसरे सीढ़ी पे जाएगा। यानी इस क्रॉस सेक्शन से अगर इसको मानते हैं x पे, x इक्वल टू 0 पे, तो x दूसरा जो होगा dx डिस्टेंस, यानी 0 dx डिस्टेंस, दूसरा जो आएगा वैल्यू, वहां पे क्रॉस सेक्शन पे घुस जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन अब ट्रेवल करते जाएंगे, और किस स्पीड से, vd स्पीड से करते जाएंगे। समझ में आया? तो अब मैं बोलता हूं कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना गुजरा होगा, तो वो हमें I दे देगा, क्योंकि अगर मैं उस क्रॉस सेक्शन से गुजरा होगा dq और उस टाइम कितना लिया होगा dt, वो मुझे मालूम चल जाए तो ये आ जाएगा करंट। अब देखते हैं इसके लिए कैसे निकालते हैं। ये बताओ, यहां पे अगर मान लेते कि सब इस क्रॉस सेक्शन पे था, इस क्रॉस सेक्शन पे था, इस क्रॉस सेक्शन पे था, इस क्रॉस सेक्शन पे, सब क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रॉन क्या थे, रखे हुए थे, बंधे हुए थे, ठीक है। और पहली बात, हमने ऐसा पहला मॉडल बना दिया। दूसरा मॉडल ये रखा कि इस होमोजीनियस है, यानी हर क्रॉस सेक्शन पे इक्वल इलेक्ट्रॉन है, हम किसी के साथ बायस नहीं होंगे, हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। इसको n से कहेंगे, लेकिन ये n जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है वो होता है, मतलब सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कैपिटल N से बोलते हैं। टोटल ये क्या है, n, इस कंडक्टर के अंदर जो l x लेंथ का है उसके अंदर टोटल n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसके ये क्या दे रहा है, ये n दे रहा है, स्मॉल n दे रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसको v को क्या लिख सकता हूं, a टाइम्स, ये देखो a टाइम्स, अगर लिखता हूं यहां पे dx थिकनेस का, तो जो अंदर में आएगा वो dn आएगा, आएगा कि नहीं। देखो ये पूरा वॉल्यूम के अंदर ये है, पूरा वॉल्यूम के अंदर ये है, इसको छोटे छोटे वॉल्यूम में बांट दिया हमने। कैसे कैसे वॉल्यूम में बांटा है, a इंटू डी एक्स, फिर इसके अंदर a इंटू डी एक्स, ये छोटे छोटे dv ही तो है कि नहीं। अगर मैं इसको लिखूं, अगर यूनिफॉर्म है तो n बाई वी इज इक्वल टू डी एन बाई डी वी होगा कि नहीं। यूनिफॉर्म के केस में याद करो, जब हम बोलते थे लैम्डा, तो हम बोलते थे q बाई, मान लेते लैम्डा q बाई एल, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। यानी इसका अर्थ क्या होता है सर, कि जितना चार्ज इस पे q बैठ रखा है, इस लेंथ पे जितना चार्ज है q, अगर उन दोनों का रेशियो लेते हैं तो आप बोलते हो सर इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और मैं यही बात कहूं कि अगर इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं dx, तो उसके अंदर जो चार्ज होगा dq, तो उन दोनों का रेशियो भी सेम होगा। इस dx के अंदर जो dq होगा, उन दोनों का अगर रेशियो लेता हूं तो वो भी लेमडा होगा। तब होगा जब लेमडा कांस्टेंट है, यानी ये लीनियर चार्ज, जो लीनियर आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो ये होता है कि नहीं। यस सर। सब में Yes. नहीं होता, सब में नहीं होता, याद रखना। नॉन यूनिफॉर्म होता है तभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भैया इस, मान लेते नॉन यूनिफॉर्म होता तो इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ Q और बाई L लिखा है मैंने, यानी टोटल लेंथ में Q। तो अगर मैं बोलूं आधे लेंथ में, तो आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, Q बाई 2 होगा ऊपर से। अगर आधा लेंथ लेंगे तो Q बाई 2 होगा। देखो दोनों का रेशियो क्या होगा, क्या Q बाई L ही तो आ रहा है। अगर मैं 1/4 लेंथ लेता हूं, L बाई 4 लेता हूं, तो सर मैं बोलूंगा Q बाई 4 चार्ज है उसके ऊपर। लेमडा क्या आ रहा है सर, Q बाई L ही आ रहा है। ऐसे करते जाता हूं, छोटा 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 dx पे चला जाता हूं, तो dx पे जो dq होगा वो सर ये होगा लेमडा के बराबर ही होगा। ये बात समझ में आया ना सबको। तो हमने ये मॉडलिंग में माना है कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। तो अगर टोटल नंबर ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो टोटल n है पूरे कितने वॉल्यूम में, v वॉल्यूम में, उसको n मान रहा हूं, तो एक छोटे से जो dv वॉल्यूम है इसमें जो बनाया है इसको dv वॉल्यूम, इसमें dn होंगे और वो बराबर होंगे स्मॉल n के ही।
ठीक है, अब इस dn को क्या लिखता हूं, dn को लिखता हूं अगर e से मल्टीप्लाई कर दूं तो dq आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब इसको dn को क्या लिख सकता हूं, dn को अगर e से मल्टीप्लाई, dn को अब लिख सकता हूं स्मॉल n इंटू dv। यहां से देखो, यहां से n इज इक्वल टू dn बाई dv। अब ये n जो है आपके पास, यहाँ dn लिखेंगे तो dn इज इक्वल टू n इंटू dv। और चार्ज क्या है, ये तो dn नंबर है इलेक्ट्रॉन का, एक ये टोटल, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, e टाइम्स dn होगा कि नहीं? और इसको dn को फिर मैंने रिप्लेस कर दिया है ndv से। अब ndv से अगर मैंने कर दिया, ndv से कर दिया, अब इस dv को मैं तोड़ देता हूं फिर से। dv को क्या मैं लिख सकता हूं, इस छोटा सा जो वॉल्यूम है ये dv, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या इसको लिख सकता हूं a इंटू dx, ये एरिया हो गया टाइम्स, और ये dx हो गया। एक छोटा सा पतला सा सिलेंडर ही तो है सर, ये सिलेंडर ही तो है सर, एक पतला सा छोटा सा थिकनेस का सिलेंडर ही तो है जिसका ए एरिया नीचे है और टाइम्स इसका dx। तो होता तो यही है सर, सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है कि नहीं वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बेस का एरिया है ए, और इंटू एच क्या होता है, ये थिकनेस, यही तो वॉल्यूम होता है उसका। तो इसका अगर छोटे वाला का लिखना चाहता हूँ dx का, तो मैं लिख सकता हूँ कि a इंटू dx क्या होगा, dv होगा सर, होगा कि नहीं, ये छोटा सा डिफरेंशियल वॉल्यूम, अरे होगा कि नहीं? Yes, sir. अगर होगा तो भैया तो इसको और लिख दो, चलो इसी को लिख दो, e इंटू एन इंटू डीवी को क्या लिख दोगे, अच्छा यहाँ माइनस लगा देना बेटा, क्योंकि एक एक टाइप से मैं समझ लो कि ई नहीं होता है, माइनस ई होता है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है माइनस ई। तो माइनस ई इंटू डी एन, और डी एन की जगह ये रख दिया, फिर डीवी। अब डीवी क्या निकालेंगे, डीवी को हमने लिख दिया ए डी एक्स, ये क्या हो गया, डी क्यू के बराबर हो गया। यानी डी क्यू चार्ज, यानी ये जो चार्ज है ये कैसे फ्लो हो रहा है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, इस पे से उठा सीधे यहाँ पे घुस गया, इस पे से उठेगा ऐसा घुस जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन से ऐसे पास होते जा रहा है। अब हम ऐसा मॉडल बना दिए, और क्या हो रहा है कि सबके अंदर इक्वली, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन रखे हुए सारे सरफेस के ऊपर एरिया क्रॉस सेक्शन पे, इलेक्ट्रॉन इस पे रेस्ट पे है। जब तक के फील्ड नहीं लगेगा डीवी से वो मूव करना नहीं स्टार्ट करेगा, और मूव कैसे करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा सीधे इस पे जाएगा, ये छोटा सा डीएक्स है, फिर इससे स्टार्ट करेगा फिर इस पे जाएगा, इस छोटे से डीएक्स पे, आगे वाले डीएक्स पे, फिर डीएक्स ट्रेवल करेगा, फिर ऐसे चलेगा। ये डीएक्स कितना है, ये डीएक्स कितना है, ये डीएक्स क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, वीडी को लिख सकते हैं क्या, डीएक्स बाई डी। और अगर dx को यहां से लिखे तो vd इंटू डी टी टाइम इज इक्वल टू dx लिख सकते हैं। ये तो आपके पास जो आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कैसे सर, आप तो बोल रहे हैं कि एसिलेटेड मोशन सा फील करा रहे थे, और इसको तो बोलते हैं vd एक कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं सर आप? तो मैं बोलूंगा कि याद करो बच्चों, ये इज इक्वल टू माइनस ई टाइम्स ई, आपके पास कांस्टेंट फील्ड है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टाउ भी एक कांस्टेंट। तो आपके पास एक प्रकार से ये क्या हुआ, देखा मैंने गेम पलट दिया, उस समय एसिलेटेड मोशन से चला था, अब इसको बोल दिया यूनिफॉर्म एसिलेटेड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस बना दिया इसको तुरंत। चला था मैंने एसिलेटेड मोशन से, लेकिन दूसरे मॉडल पे मैंने लेके आया हूं तो उसको बोल दिया कि यूनिफॉर्म स्पीड से ये बह रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से बह रहा है, इसके बाद यहां सीधे जाएगा, इसके बाद यहां जाएगा सीधे, इसके बाद जाएगा, और हर डीएक्स और बाई मतलब इसकी जो स्पीड होगी dx बाई dt, ये क्या होते जाएगी, vd की बनते जाएगी। यहाँ पे भी इस ये dx जितना कवर करेगा बाई dt इस टाइम में, ये वही रहेगा। ये समझ में आ गया ना? अब dx के जगह हम क्या रख देंगे, vdt v। अब ये dt को बोलूंगा तुम नीचे चले जाओ भैया,
तो आपके पास एक प्रकार से मॉड अगर ले लेते हैं तो एक करंट तो स्केलर है, तो स्केलर आपके पास ये डायरेक्शन बताता है, ये माइनस जो साइन रहता है वो डायरेक्शन बताता है। यही तो मैं बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। यहीं से दिख रहा है ना ये क्यों बोलता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम करवा रहे हैं कि नहीं, अभी ऐसे ही बहाए जा रहे हैं कि नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आपके पास आ रहा है, करंट आ रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है। और ये बन गया आपके पास I इज इक्वल टू ENAVD कह दो। और इसको माइनस को क्या देखना, माइनस समझ लेना कि जो करंट का जो सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो यही चीजें चलती है और यही स्टोरी बन के आएगी आपके पास, और कुछ नहीं आती है। ये सब छोटे छोटे जो चीजें बना दिया हमने, DQ कितना पास हुआ और ये आ जाता है यहाँ पे। अब देखो एक और चीज, इसको ये लिखा, इसको एक और मॉडिफाई कर सकते हैं। I/A क्या होता है? I/A क्या होता है याद करो, हमने क्या डिफाइन किया था आपके पास, I इज इक्वल टू J डॉट इंटीग्रेशन J डॉट DS। अब क्योंकि ये सब यूनिफॉर्म केसेस चल रही, सारे यूनिफॉर्म है, J सबका यूनिफॉर्म है, सब जगह सेम, S क्या है, सब जगह सेम। और देखो J यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों का डॉट लेंगे क्या हो जाएगा, दोनों का एंगल दोनों बिटवीन दीज टू वेक्टर क्या है, अरे आपके पास J भी इसी डायरेक्शन में है और ये एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का डॉट लेंगे तो क्या होगा, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो I इज इक्वल टू, क्योंकि अभी हम सारा यूनिफॉर्म केस बना दिए, अब हमने क्या कर दिया, इसको बोला है कि ऐसे बह रहा है ना, तो ऐसे बह रहा है तो इसका J क्या है, सबके लिए कांस्टेंट है, सारे क्रॉस सेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन में भी करंट वही आएगा, इस क्रॉस सेक्शन में भी वही करंट आएगा, इस क्रॉस सेक्शन में भी करंट वही आएगा। तो यहां पे आ जाएगा JDS, J इंटीग्रेशन JDS, अब वेक्टर हट गया ऊपर से, और J कांस्टेंट है हर क्रॉस सेक्शन पे, हर क्रॉस सेक्शन पे J जो है सबका कांस्टेंट है, बना हुआ है वही है। तो ये J बाहर आ जाएगा, DS का इंटीग्रेशन A बन जाता है, छोटे छोटे स्मॉल एरिया, ये छोटे छोटे एरिया, छोटे छोटे एरिया सब को अगर जोड़ दूं तो ये बड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाता है। तो ये हो गया इज इक्वल टू I। अब यहां से कंपेयर कर दूं तो I/A के पास आ जाता है J। इस सेंस में कंडक्शन जब हम कर रहे हैं इसमें, तो आपके पास हर जगह यूनिफॉर्म केस बना दिया आपने, इसको होमोजीनियस बना दिया टोटल, तो यहाँ पे हो जाता है I/A। तो इससे आप J का रिलेशन भी निकाल सकते हैं, J इज इक्वल टू आपके पास आ गया NEVD। आपके पास दो रिलेशन आए हैं, I इज इक्वल टू क्या हो गया, NEAVD, और J इज इक्वल टू क्या हो गया, NEVD। दो, इसको लिखो या इसको लिखो, समझ जाओगे ना दोनों से, जो कि आपकी J का डेफिनेशन तो पहले ही बता दिया आपको मैंने। इसको अगर आपको बोल दे कि इस I को J में कन्वर्ट कर दो तो कर दोगे, इसको नीचे क्रॉस सेक्शनल एरिया को लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे तो और भी चीजें खुलेगी, कौन सा एरिया ले रहे हैं, कैसे एरिया ले रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस अभी माइंड में चल रहा होगा। ठीक है, तो ये मॉडलिंग में हमने बनाया, अब बनाया तो फिर से अब ओहम्स लॉ पे वापस आपने ये चीज जानी। अब इसको देखो, अब VD में क्या रिलेशन था, ये अभी मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं। VD क्या था आपके पास, E टाइम्स E इंटू M इंटू टाउ, और आपको इसको बोला था ऐसे लिख लेना याद करने के लिए, मॉडिफाई कर लेना, E बाहर निकाल लेना, ये हो गया ऐसा। अब ये हो गया आपके पास VD आया, आपने ये J निकाला, J दिस इज इक्वल टू NEVD। VD की जगह आप इसको रख दोगे, हो जाएगा E टाउ M इंटू E। इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो E हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E। ये ओहम्स लॉ है वेक्टर फील्ड, वेक्टर फॉर्म में।
ये आता है। इसको बना के दिखा दूं, आई आर इज इक्वल टू वी। ये बन जाएगा, यही बनेगा, यही बनता है। पहले यहां तक समझ लेते, ये समझ में आया। अब इस टर्म को क्या कह रहे हैं, देखो हमने म्यू जो डिफाइन किया था वो इसमें किया था, इसको म्यू बोला था। अब फिर से हम अब देखो जे और ई के बीच में संबंध चाहते हैं, जे और ई के बीच में संबंध चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत ही चालाकी से इसमें दोनों पे वेक्टर भी लगा दिए। इसमें यही होता है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो हमने पास किया सारा एरिया वैसे ही चलेगा, और इसमें जे इज इक्वल टू ई के फील्ड में इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वेक्टर के फॉर्म में से भी लिखना चाहते हैं तो शुरू से वेक्टर फॉर्म में भी लिख के रख सकते हैं। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करना चाहते हैं, फिर वैसे ही काम करना चाहते हैं कि सर वहां पे आपने क्या बताया था, वीडी इज इक्वल टू माइनस टाइम म्यू ई बोलते हैं ना। क्यों इसको अच्छा लगता है लिखने में, क्योंकि सर ऐसा लगता है वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई। अब यहाँ पे जे इज प्रोपोर्शनल टू ई, ऐसा लिखना अच्छा लगेगा। तो इसके लिए क्या करें, इस वाले को एक कांस्टेंट बना देते हैं, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। समझ में आया? Yes, sir. और ये देखो, यही तो बात बता रहा है वो चीज है कि एन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस गिवन वॉल्यूम। जिसका ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस गिवन वॉल्यूम में, अगर इसमें मान लो कि 500 है और इसमें मान लो दूसरा वाला मटेरियल लिया जिसके अंदर एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इसमें अंदर 800 है, तो कौन सा अच्छा कंडक्टिविटी किसकी अच्छी होगी, इसकी या ए या बी की? बताओ कंडक्टिविटी किसकी अच्छी होगी? 800 फ्री इलेक्ट्रॉन है इस वॉल्यूम में, इस जितना वॉल्यूम है इसका है उसका भी वॉल्यूम उतना ही है, इसके वॉल्यूम में इसमें सिर्फ 500 इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 800 फ्री इलेक्ट्रॉन है। कौन सा अच्छा होगा, ए वाला अच्छा होगा या बी वाला अच्छा होगा? बी वाला। बी वाला अच्छा होगा। तो देखो दिख ही तो रहा है आपके अंदर ये रिलेशन निकाला, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हो सकता है, ई तो वैल्यू फिक्स रहेगा ना भैया। इलेक्ट्रॉन हमने कंडक्टर में क्या कहा था, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ ही गेम खेलेंगे, तो ई तो फिक्स हो गया, चाहे इसमें रखो या इसमें रखो, हमेशा तो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ई का वैल्यू इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा। हम कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं, टाउ और एन के बीच। यही डिसाइड करता है कितना अच्छा कंडक्टिविटी काम कोई कर रहा है, किसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और किसके अंदर टाउ ज्यादा है। मतलब एक कंडक्टिविटी के टर्म्स में बोलूं तो टाउ ज्यादा है, इसका अर्थ क्या हुआ सर कि किसके अंदर कम कोलिजन करने की है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा, एवरेज टाइम है ना ये दो सक्सेसिव कोलिजन में, तो इसका ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो यानी इसको फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने दे रहा है, बार बार कोलिजन नहीं हो रहा है। तभी तो मैं बोल रहा हूं टाउ ज्यादा है, ज्यादा टाइम दे रहा है। सर इसमें देखो सर 1 सेकेंड पे ही, हर 1 सेकेंड पे जो आता था वो कम टकरवा दे रहा है, और ये बोला 2-2 सेकेंड पे टकरवाऊंगा, तो ये कम रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है सर, और ये ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। देखो कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो यही कंडक्टिविटी होती है मटेरियल की, यही कहते हैं कि कौन कितना अच्छा होगा, जिसका एन और टाउ ज्यादा हो। और एम ये तो फिक्स रहेगा भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी वही होगा इसमें भी वही होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस? कुछ ज्यादा टाइम हो गया क्या? ज्यादा तो टाइम होता नहीं है। ये बात समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. और रेसिस्टिविटी भाई 1/कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, तो इसको उल्टा कर देंगे आ जाएगा। अरे ये 2 नहीं होगा, सॉरी ये 2 नहीं होगा, ये 2 क्यों लिखा हुआ है, ये 2 नहीं होगा, सॉरी सॉरी। अरे बोलना चाहिए ना कि सर इसमें 2 है, आपका लिख रहे हो उसमें 2 नहीं आ रहा है सर, कम से कम ये तो बोलो सर ये वाला 2 कहाँ आ गया, 2 नहीं होगा, 2 गलती से लिखा हुआ है। एक्चुअली 2 जो होता भी है पता है, वो बहुत छोटे छोटे बुक्स ना जो उसको समझ में नहीं आता है ना, वो ऐसे लिख देते हैं 2। एनसीईआरटी में सब ये लिखा हुआ है, तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने जाओगे ना, अच्छे अच्छे ऑथर्स ना ये लिखते हैं, एन ई क्या लिखा हुआ था, एन ई ए, अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाला ई टाइम्स टाउ
बाई एम इंटू ई। ये ई जो लिखते हैं ना यहाँ पे देखना, इसमें हाफ लिख देंगे यहाँ नीचे, उनको समझ में नहीं आएगा तो वो ऐसा बनाते हैं। वो पता है 10 इलेक्ट्रॉन को लेके सोचते हैं ना कि 10 इलेक्ट्रॉन साथ में चल रहा है, टकरा रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ 2 नहीं होता, 1/2 नहीं होता है। देखना बहुत सारे बुक में लिखा होगा 1/2 करके, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है पूरी तरह से। और यही सच्चाई है, जिसको नहीं समझ में आएगा वही 1/2 लगाएगा। वो बोलेगा कि देखो एवरेज वेलोसिटी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, u प्लस ये वाला बाई 2 आता है इज इक्वल टू ये होता है एक्सीलरेशन, ऐसे ऐसे फॉर्मूला लगाता है। जिसको समझ में आता है वो समझ जाएगा वहां से भी। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट अब यहाँ तक? और यहाँ तक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, यहाँ तक थोड़ा थ्योरेटिकल है बहुत। जैसे आपने जैसे यही चीज पढ़ रहे हो तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा, तो थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन आज आपको हेल्प कर रहा होगा। कैपेसिटर्स में, इसमें भी हेल्प करेगा। वही सारी चीजें थोड़ी थोड़ी ऐसे करके बनते जाते। फिजिक्स में कुछ नहीं करते हैं, बैठ के एक ही काम करते हैं। बहुत आलसी इंसान होते फिजिसिस्ट, कहते अच्छा ये दिखाई दे रहा है, अरे यार चलो एक मॉडल बनाते हैं, चलो एक मॉडल तैयार करते, चलो इसको क्या करते हैं, इसको होमोजीनियस बनाते हैं। जैसे क्या करते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस, कोलिजन इलास्टिक है मान लिए, इसका वॉल्यूम, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कुछ नहीं है कंटेनर के सामने, मान लिए ऐसे कर करके बना। क्या मॉलिक्यूल का वॉल्यूम और कंटेनर के वॉल्यूम में कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी कम हो, लेकिन कम तो होगा ना भैया। क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज इनसिग्निफिकेंट इन कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये मानते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि इनसिग्निफिकेंट है तो उसको 0 बना दें, कुछ तो कुछ होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यही बैठ के बनाते हैं और फिर कहते हैं कि देखो इस केस से मुझे जो स्टडी कर रहा हूं, कंक्लूजन जो ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे ये आंसर आ रहा है। क्या वो रिजल्ट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आता है? फिर चेक करते हो, हाँ अरे हाँ आ गया थोड़ा मोड़ा डेविएशन, फिर डेविएशन के पीछे पड़ जाएंगे। वॉन्डरवॉल जैसे लोग, वॉन्डरवॉल साहब जैसे बड़े लोग, फिर उसको करेक्ट करके डेविएशन आ रहा है, डेविएशन आ रहा है, इसको करेक्ट करो। जैसे हमने वही बोला इलेक्ट्रिक कैपेसिटर में, हमने ऐसे बना दिया, मॉडल बना दिया है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली में जाओगे तो फील्ड ऐसे निकलता है। इसका कैपेसिटेंस जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो निकालोगे, तो जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू ला रहे हो ना सीधे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के टाइम्स इधर यही आएगा, इससे थोड़ा अलग आएगा। क्योंकि आपका जो मॉडल बनाया है इसको पैरेलल प्लेट को इन्फिनाइट शीट बनाते हुआ, कैसे इन्फिनाइट शीट हो जाएगा भैया? यहाँ कोने पे पहुंच गए तो इसको दिख तो रहा है इधर पे है शीट और इधर पे नहीं है। इन्फिनाइट शीट होता तो कभी भी इसको ऐसे ही दिखते रहता कि भैया पूरी तरह से शीट ही शीट जा रही है। तो हमने मॉडल बनाते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पहले वैसे देखा कि ऐसे से हो रहा है, फिर हमने इसको एक छोटे से मॉडल में बना दिया कि एक होमोजीनियस सा फ्री इलेक्ट्रॉन का रखा हुआ चीज है। अब ये क्या कर रहा है कि इसको क्रॉस सेक्शंस में बांट दे रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे 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 वॉल्यूम में बांट दिया। उस वॉल्यूम में क्या करते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन इस सेक्शन में पड़े हुए, फिर उसके दूसरे वाले में ऐसे पड़े हुए, फिर तीसरे वाले में ऐसे पड़े हुए, हर क्रॉस सेक्शनल पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए और वो मूव नहीं कर रहे। जैसे ही फील्ड आई, बैटरी लगा दिया, ये ऐसे ड्रिफ्ट करने लग गए। अब मुझे लिखना है कि इससे कितना पास हुए होंगे, तो इससे कितना पास हुए होंगे मतलब इसको जो छोड़ के चले गए होंगे आगे पे, और इधर वाला जो इधर आया होगा इसके पास। ऐसे ही हो रहा होगा ना केस, अगर ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शन से बनाते जाए, ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शन से बनाते जाए, जो कि आपस में dx दूर है, dx दूर है, dx दूर है, यही कंडक्टर बन गया, एक वायर बन गया। और इसी पे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, और फिर यहाँ पे सब में सब क्रॉस सेक्शन पे क्या है, इक्वल नंबर ऑफ रखे हुए, होमोजीनियस है। फिर ये इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा। तो इससे कितना पास हुआ, तो भैया इधर वाला, इससे देखो इधर वाला एक प्रकार से ये इधर आएगा, तो पास कितना हुआ है कि जो यहां से छोड़ के आगे चला गया, जो इतना छोड़ के आगे चला गया, इससे जो छोड़ के आगे चला गया, तो वो क्या हुआ, उतना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया इसमें से, और वही तो हम कहते हैं करंट आई। जितना पास किया होगा डी क्यू कितने टाइम में, डी टी टाइम में, तो उसी को कहते हैं आई। ठीक है, और ये चीजें आते रहेंगी। अब ये देखो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है, इसको मैं ये वाला चीज, ये देखो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे अगर चाहो ना प्रूव कर सकते हो। ये कहाँ आ गया, कहाँ गया भैया ये वाला, अरे हाँ ये वाली चीज है ना। अब बताओ इसको मैं अगर डी से मल्टीप्लाई कर दूं
और इधर भी d से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं दिक्कत है, बताइए। दिक्कत है नहीं तो चलिए, ये e इंटू डी क्या हो जाता है? v होता है कि नहीं? e इंटू डी v हो जाता है कि नहीं? j को हम लिख देते हैं i बाई ए इंटू डी, और ये हो गया सिग्मा। इसको लिख देते हैं, सिग्मा है ना तो इसको 1 बाई रेसिस्टिविटी लिख देते हैं। हो गया ना? अब इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये v वॉल्यूम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, e इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस बेटा। अब इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पे से, I इज इक्वल टू ए बाई ए और इंटू डी है, ये वाला डी है यहाँ पे, 1 बाई रो इंटू वी। अब इसको फिर रेक्टिफाई करते हैं, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, हाँ इसको इधर ले आते हैं, रेसिस्टिविटी को इधर ले आते हैं। ये था आपका कंडक्टिविटी के टर्म्स में, इसको 1 बाई कंडक्टिविटी क्या लिखते हैं, 1 बाई कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी। तो फिर इधर इधर ले गए इसको और इसको नीचे ले आए, तो हो जाएगा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टिविटी। है कि नहीं? है ना? तो यहाँ से इसके जगह कंडक्टिविटी की जगह ये रख दिए और ये रख दिए, तो यहाँ पे देख लो रेसिस्टिविटी इंटू डी बाई ए इज इक्वल टू बी। और ये क्या होता है बेटा, डी क्या है, वो लेंथ, और ये रेसिस्टेंस हो गया। तो आई आर इज इक्वल टू वी। प्रूफ हो गया ना? समझ में आ गया कि नहीं? ये वेक्टर फॉर्म में है, वो स्केलर फॉर्म में है। समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सर। और इसका देखो यूनिट ओहम होता है, रेसिस्टिविटी का ओहम पर मीटर होता है। कैसे निकालेंगे रेसिस्टिविटी का यूनिट? आर इज इक्वल टू, सर आप बोल रहे रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी एल बाई ए। ये देखो सर, एल और एम ये एरिया लेंथ है और ये एरिया है, तो ये इसमें मीटर होगा, इसमें मीटर स्क्वायर होगा नीचे का, तो 1 मीटर कट के ऊपर में माइनस में चला जाएगा। और रेसिस्टिविटी मुझे नहीं मालूम, इसी का तो यूनिट निकालना है। रेसिस्टेंस का ओहम होता है, ओहम ये, अच्छा ये लिख देते हैं ओहम, और इसको 1 बाई एम ही लिखते हैं, 1 बाई मीटर ही लिखते हैं। तो इसको इधर चला जाएगा, तो ओहम इंटू मीटर इक्वल टू यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी। दिख गया ये चीज? अरे नहीं दिखा, कुछ भी कंफ्यूजन पूछ लिया करो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज नहीं आ रही है, रखो मत कुछ भी, ठीक है? यूनिट देखो, इसको अगर असली ढंग से निकालते, चलो असली ढंग से बोलते हैं कि आपको यूनिट कैसे निकालना, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी एल बाई ए। इसका यूनिट निकालना है तो इसका यूनिट रखेंगे ओहम, इसका यूनिट निकालना है नहीं मालूम, इसको मान लेते हैं एक्स, इसका है मीटर, नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा नीचे एक्स बाई एम, और ये हो गया ओहम। और इसको सारे एसआई यूनिट रखें, सारे एसआई यूनिट रखें, एक ही यूनिट रखेंगे, एक ही सिस्टम का यूनिट रखेंगे। ऐसा नहीं कि इसको बोल देने ओहम, सर इसको तो रख देते हैं सीजीएस वाले का, सीजीएस वाले का सेंटीमीटर रख दिए, नीचे में मीटर स्क्वायर रख दिए एसआई वाला। ऐसा नहीं कर देना, सबको एक ही एसआई यूनिट वाला ही रखना अगर रख रहे हो तो। अगर सबको सीजीएस वाला रखना है तो सीजीएस वाला रखो, सबको एमकेएस वाला रखना है तो एमकेएस वाला रखो। जैसा सिस्टम रखोगे, एसआई रखोगे, सीजीएस रखोगे, एमकेएस रखोगे, जैसा रखोगे उस सिस्टम का ही यूनिट सबको रखना है। मुझे बस उसके बाद इसका निकालना है कि इस यूनिट सिस्टम में, यानी एसआई यूनिट सिस्टम में रेसिस्टिविटी का क्या आएगा। तो इधर हो गया ओहम, इधर हो गया मीटर, मीटर ओहम मीटर, ये हो गया एक्स का यूनिट, एक्स यानी यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। समझ में आ गया सबको? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, ये देखो, ये होता है आपके पास, अगर थोड़ा टाइम है तो जल्दी जल्दी थोड़ा कर देते। ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर मतलब जो हमने पढ़ा है अभी, जिसमें फॉलो होता है ये चीज। ये लेकिन देखो, फिर मैंने बोला ना ग्राफ से यही काम करते हैं साइंटिस्ट। ये देखो डेविएशन आ गया से नॉन ओहमिक में, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा मॉडल जो बनाया था ये इस पे काम नहीं कर रहा है, ये वाला काम इस पे कर रहा है।
तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। क्या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ काम करते हैं क्या? क्या इसके अंदर और कोई दूसरा भी चार्ज कैरियर होता है क्या? क्या हर टाइम पे ये होमोजीनियस बना के काम किया जा सकता है कि नहीं? तो इस केस में नहीं कर रहा है वो मॉडल काम, इस केस में काम कर रहा है। तो इसी के लिए ओमिक कंडक्टर के लिए ही हम सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी, जो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ रहे हैं सिर्फ ओमिक कंडक्टर का पढ़ रहे हैं। ये वाला आगे डील करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास I इंटू आर हमेशा V देना चाहिए। हमने जो निकाला है इस बारे से J वेक्टर इज इक्वल टू यहां से निकाला है, ये क्या था, तो ये चीज फॉलो करती है उसको ओहमिक कहते हैं। जो नहीं फॉलो कर रही है नॉन ओहमिक कहते हैं। उसके लिए हमें या तो मॉडल चेंज करना होगा, जो हमने सब कुछ बनाया बीच में, ठीक है? तो इसके लिए दो चीज याद रखना। नॉन ओहमिक में क्या आएंगे? सेमीकंडक्टर्स, ठीक है? इसके एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स है। इसके आप ग्राफ भी देखते होंगे VI का, ऐसा टाइप का आपको, ठीक है? समझ में आ गया ना? बिल्कुल सर। Yes, sir. तो चीज आ गई। और ये एक चीज और बात बता देते हैं, ये होता है जैसे आपने एक कंडक्टर ही लिया, सेम कंडक्टर लिया। अब देखो एरिया मैटर करता है, क्योंकि हमने देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया से लिया था। करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हमने क्रॉस सेक्शन लिया था उसमें सारे में। तो ये डिपेंड करता है कि अगर यही सेम चीज, सेम मेटल का बॉडी, इसका मान लेते हैं क्यूबॉइड लिया जिसका लेंथ A है, B है और C है रखा हुआ, तो इसके लिए जब A कैलकुलेट होगा तो ये वाला होगा क्रॉस सेक्शनल। करंट के परपेंडिकुलर में, करंट जहां बह रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया को ही हमेशा लेंगे, ये A में, ठीक है? हमने मॉडल में यही बनाया है कि हमने इसको ऐसे ऐसे ही बनाया कि करंट हमेशा इससे इधर की ओर पास हो रहा है, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, क्रॉस सेक्शन पैसे बहते जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन इधर, और क्रॉस सेक्शन का, ये क्रॉस सेक्शन वाला कौन सा लेंगे? जो इस करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पड़ रहा है, परपेंडिकुलर एरिया जो पड़ रहा है ये वाला, तो वो A लेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो ये, अगर इस केस में देखें तो इसका एरिया क्या होगा? B इंटू सी होगा कि नहीं? ये वाला होगा कि नहीं? B इंटू सी। Yes, sir. और अगर देखो यहाँ पे B इंटू सी आ गया, यहाँ पे देखे, अब इसमें देखो हमने थोड़ा पलट दिया, अब यहां से लगाया इसके, इधर बैटरी ना लगा के इधर लगाया बैटरी, ऐसे और ऐसे। तो अब बताओ क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होगा? बताओ। ऐसे पास हो रहा है ना करंट, यानी ऐसे जा रहा होगा। इसके परपेंडिकुलर एक बना दो, ये ऐसे जा रहा होगा। इसके परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है। करंट आपको कैसे जाना है? ऐसे जाना है और ऐसे निकलना है, इधर से निकलना है। तो ऐसे निकल रहा है तो ऐसे जा रहे हो, तो ऐसे जा रहे हैं तो इसका कौन सा क्रॉस सेक्शन? ऐसा वाला आएगा। ऐसे ही तो पास करते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पास करते जा रहे हैं। देखो ये वाला इसके लिए क्या हो गया? ये C वाला अलोंग C जाते जा रहे हैं, तो अलोंग C जा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन कौन सा बन रहे होंगे? ये वाला B इंटू ए वाला, ऐसा होगा कि नहीं बेटा? हम करंट कहाँ जा रहा है? C के अलोंग जा रहा है कि नहीं? तो C के अलोंग जा रहा है तो इसके C के परपेंडिकुलर वाला क्रॉस सेक्शन कौन सा हो गया? ये वाला क्रॉस सेक्शन हुआ कि नहीं? और ये कितना है? A इंटू बी, तो A इंटू बी। अब ये वाला बताओ, अगर ऊपर से नीचे ऐसे पास कर रहे हैं, हमने कनेक्शन ऐसे बैठाया इसी सेम कंडक्टर में, अब बताओ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? AC। क्या? अरे बताओ, डरो मत, मैंने सुना नहीं था। AC। AC आ गया। और यहाँ पे लेंथ कौन सा होगा? लेंथ आपका ये देखो कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे सी के, यहाँ पे कहाँ सब B, तो B के लेंथ में B और B। समझ में आ गया सबको? आ गया? कोई डाउट? No, sir.
ठीक है, अब हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे? देखो रेसिस्टिविटी हो गया, समझ में आ गया? कल बता। करते हैं सर अब, हाँ कल करते हैं सर, बोर हो गए अब तो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैं बस, अच्छा ठीक है, कल कल के लिए मैं बता देता हूँ। अब जो आगे हम जो आप रिवाइज करके आओगे ये सब चीजें हम देख लिए, ठीक है। रेसिस्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, ये वाला काम करेंगे, ठीक है नेक्स्ट में। तो इसी के लिए आप इसको थोड़ा देखना चाहते हो तो देख लेना, ठीक है बेटा। और बोल दिया करो बोर हो गए सर, बहुत पढ़ लिए सर, बोल दिया करो यार बच्चों, ठीक है। चलो यार, ठीक है, बाय। गुड नाइट Bye. सर। Night, गुड sir. नाइट, गुड Bye, नाइट, sir. Good night, sir. गुड नाइट।